डिस्क्लेमर, ये नॉवेल अंधेरे, डार्क थीम, विलेन परिवार और कुछ कठोर भाषा का उपयोग करता है। हीरो बनने की उम्मीद न रखें, यहाँ सर्वाइवल ही एकमात्र लक्ष्य है। इस बीच अर्जुन, वह आद्या को इस सगाई को रद्द या अस्वीकार करने के लिए अनगिनत योजनाएं बना रहा था। अगर यह कोई और होता तो यह आसान होता। न केवल आसान, अधिकांश लोग सगाई भी नहीं करना चाहते थे अगर उन्हें पता होता कि वे उसी से सगाई कर रहे हैं। लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी आद्या थी, कोई ऐसा जो उसके साथ केवल एक सेवक जैसा व्यवहार कर सकता था। उसके सामान्य चालें उस पर काम नहीं करेंगी। लेकिन अंत में उसने महसूस किया कि चालों की ज़रूरत नहीं थी। जब तक मैं उसे समझाता हूँ और सारा दोष अपने ऊपर लेता हूँ, आद्या निश्चित रूप से सगाई को अस्वीकार करने के लिए तैयार होगी। वह काफ़ी आत्मविश्वासी था। आखिरकार ऐसा कोई नहीं था जो स्वेच्छा से उससे शादी करना चाहता हो। वह किसी और से ज़्यादा अपनी प्रतिष्ठा के बारे में अधिक आत्म जागरूक था। उसने मान लिया कि आद्या को उसके माता पिता या अग्रवाल कुल के वृद्धों द्वारा इसमें मजबूर किया गया था और उसके पास उससे शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि अगर वह दोष ले सकता है और शायद उसकी शादी को वर्मा परिवार के किसी अन्य व्यक्ति में बदल सकता है, तो उसे यकीन था कि आद्या सगाई को रद्द करने के लिए सहमत होगी। बहन, ये देखो, इस तरह सगाई रद्द की जाती है। अर्जुन ने अपने दिमाग में अपनी बहन को कोसा। उसने विश्वास किया कि मानवी ने सगाई को रद्द करने के लिए एक समान दृष्टिकोण अपनाया होगा अगर वह वास्तव में चाहती थी। एक आपसी समझौता तक पहुंचना, जबकि यह सुनिश्चित करना कि किसी भी पार्टी को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना एक सुचारू समाधान हो। लेकिन नहीं, उसे नायक को अपमानित करना पड़ा और उसे दुश्मन में बदलना पड़ा। हालांकि मानवी और अन्य वर्मा परिवार के सदस्यों ने उसके पूर्व मंगेतर को गंभीरता से नहीं लिया, अर्जुन को आत्मविश्वास था कि कुछ वर्षों में वे इसे पछताने वाले थे। वैसे भी उसे अपनी समस्याओं के बारे में चिंता करनी थी और वह वास्तव में उस पूर्व मंगेतर के साथ क्या हो रहा है, ये जांच नहीं कर सकता था। गार्डों की एक रिपोर्ट ने पुष्टि की कि आद्या आ गई थी और उसकी बहन के स्थान पर चली गई थी। क्या मुझे उसे यहाँ लाने के लिए किसी को भेजना चाहिए? अर्जुन ने विचार किया, लेकिन इससे पहले कि वह निर्णय ले पाता, युवा स्वामी, देवी आद्या आपसे मिलना चाहती हैं। एक गार्ड उसे सूचित करने के लिए पहुंचा। आखिरकार अर्जुन तुरंत खड़ा हो गया और आद्या की ओर चल पड़ा। जैसे ही अर्जुन अपने आंगन से बाहर निकला, उसने एक गहरी सांस ली, मानसिक रूप से खुद को तैयार करते हुए। ठीक है, अब समय आ गया है कि यह सगाई कभी ना हो। जल्द ही वह स्वागत हॉल में पहुंचा। जिस क्षण उसने कदम रखा, उसकी आंखें एक परिचित आकृति पर टिकीं। आद्या एक गद्देदार कुर्सी पर आराम से बैठी थी, एक पैर दूसरे पर पार किया हुआ था, जैसे वह जगह की मालकिन हो, चाय पी रही थी। जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी आंखें मनोरंजन से चमक उठीं। तो हम आखिरकार फिर से मिलते हैं, युवा स्वामी अर्जुन, उसने एक मुस्कान के साथ कहा। अर्जुन ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कंपकंपी महसूस की। वह धिक्कार है मुस्कान, बस इसे देखकर आघात वापस आ जाता है। फिर भी उसने जल्दी से अपना संयम वापस पाया और एक मुस्कान मजबूर की। देवी आद्या, उसने अभिवादन किया, एक विनम्र झुकना देते हुए। बहुत समय हो गया है। आद्या ने अपना सिर झुकाया, उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। ओह, यह नया है। तो तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? आद्या ने पूछा। देवी आद्या, मेरा मानना है कि हम दोनों जानते हैं कि मैं आपसे क्यों मिलना चाहता था। आद्या ने एक भौं उठाई लेकिन बाधा नहीं डाली। ये सगाई, मुझे लगता है कि यह एक गलती है, अर्जुन ने गहरे पछतावे का ढोंग करते हुए जारी रखा। मैं जानता हूं कि वृद्धों ने इसकी व्यवस्था की, लेकिन चलो ईमानदार रहें, क्या आप वास्तव में मुझ जैसे किसी से शादी करना चाहेंगी? आद्या पीछे झुक गई, अपनी ठोड़ी को अपने हाथ पर आराम देते हुए। आगे बढ़ो, प्रोत्साहित होकर अर्जुन आगे बढ़ा। मैं अपनी प्रतिष्ठा से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं प्रतिभाशाली नहीं हूँ, मैंने अनगिनत गलतियाँ की हैं और मेरा चरित्र सबसे अच्छा नहीं है। वर्मा परिवार में हर कोई यह जानता है। मैं तुम्हारा मंगेतर होने के लायक आखिरी व्यक्ति हूँ। उसने उसकी आंखों में देखा, जितना संभव हो उतना ईमानदार दिखने की कोशिश करते हुए। मुझे कोई संदेह नहीं है कि आपको इसमें मजबूर किया गया था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से पीड़ित हों। अगर आप सगाई रद्द करती हैं, तो मैं सारा दोष अपने ऊपर ले लूँगा। मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि कोई भी आपको या आपके कुल को दोष न दे। उसने उसे अपना सबसे आत्म बलिदान वाला रूप दिया। शांति। एक पल के लिए अर्जुन को आशा महसूस हुई। वह सही था, वह मेरे बाद मुझसे शादी नहीं करना चाहती होगी, है ना? है ना? फिर आद्या मुस्कुराए, सिर्फ कोई मुस्कान नहीं, एक धीमी, जानकार मुस्कान जो मनोरंजन और कुछ अधिक खतरनाक से भरी थी। अर्जुन का दिल गिर गया। रुको, वह ऐसी क्यों दिखती है? आद्या ने अपना गाल अपने हाथ पर टिकाया, उसकी लाल आंखें शुद्ध प्रसन्नता से चमक रही थीं। आह, मैं समझ गई। अर्जुन ने निगला, आप समझ गईं? हाँ। वह सीधी बैठी, अपनी बाहों को पार करते हुए। हालांकि मेरा इस सगाई को रद्द करने का कोई इरादा नहीं है, आद्या ने घोषणा की। अर्जुन भ्रमित था।
उसे यकीन था कि वह सगाई रद्द करने के उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी। तुम कुछ गलत समझ रहे हो अर्जुन, आद्या ने जारी रखा उसके हैरान भाव को देखते हुए। न तो मेरे माता पिता और न ही मेरे वृद्धों ने मुझे इस सगाई में मजबूर किया। यह मैं थी जिसने इस सगाई का सुझाव दिया। आद्या ने एक चौंकाने वाली घोषणा की। क्या? अर्जुन हैरान होने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने सुझाव दिया? कैसे? क्यों? उसका दिमाग चकरा गया। जो उसने अभी अभी सुना था उसे संसाधित करने में असमर्थ था। आद्या के चेहरे को देखते हुए अर्जुन को यकीन था कि वह मजाक नहीं कर रही थी। वह चिल्लाना, चीखना और मान करना चाहता था कि उसके साथ क्या गलत था, लेकिन वह जानता था कि इससे चीजें बदतर हो जाएंगी। इसलिए उसने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया, यह महसूस करते हुए कि अपना संयम खोना कुछ भी नहीं बदलेगा। क्यों? अर्जुन मदद नहीं कर सका लेकिन पूछा। मैं शादी करने के लिए सबसे बुरा व्यक्ति हूँ। हालांकि मैं वर्मा परिवार का वारिस हूँ, मेरी प्रतिभा की कमी के साथ ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं इस पद को रख सकूं। अर्जुन ने जारी रखा, शायद एक वास्तविक जिज्ञासा से प्रेरित होकर कि उसने उसे क्यों चुना, या शायद उसे यह विश्वास दिलाने के अंतिम प्रयास में कि उसने एक गलती की थी। मेरा व्यक्तित्व सबसे अच्छा नहीं है और हालांकि मेरा रूप सभ्य है, मुझे नहीं लगता कि आप विशेष रूप से इससे आकर्षित हैं। देवी आद्या, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहेंगी? अर्जुन ने गंभीरता से पूछा। यह अब उन दोनों के एक ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में होने से आद्या के एक होने में बदल गया था जो उसे इसमें डालने के लिए जिम्मेदार थी। एक क्षणिक चुप्पी थी क्योंकि आद्या ने बाहर देखा, फिर वापस अर्जुन को देखा। हर कोई मेरी प्रतिभा और सुंदरता के लिए मेरी प्रशंसा करता है। हर साल अनगिनत विवाह प्रस्ताव अग्रवाल कुल को भेजे जाते हैं, उसने कहा, उसकी आवाज़ शांत फिर भी एक अंतर्निहित भार ले जा रही थी। लेकिन अंत में मैं अभी भी सिर्फ एक लड़की हूँ। अर्जुन भ्रम में झपका। आद्या पीछे झुकी, अपनी थोड़ी को अपने हाथ पर आराम देते हुए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी मजबूत हूँ, कितनी प्रतिभाशाली, कितनी निपुण। मेरा कुल अभी भी मुझे एक शक्तिशाली परिवार में शादी कराना चाहता है। बस यही तरीका है जिससे चीजें काम करती हैं। उसने आह भरी, अपनी उंगलियों में चाय का प्याला घुमाते हुए। मैं अपनी किस्मत को किसी अज्ञात आदमी के हाथों में नहीं छोड़ना चाहती थी, कोई जिसे मेरे कुल ने गठबंधन या लाभ के लिए चुना हो। इसलिए एक अजनबी से शादी करने का इंतजार करने के बजाय मैंने अपना खुद का चुनाव किया। उसने अर्जुन को देखा और मुस्कुराए। मैंने तुम्हें चुना। अर्जुन ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस की। लेकिन मैं ही क्यों? वह समझ नहीं पाया। सभी लोगों में वह स्वेच्छा से उसे क्यों चुनेगी? आद्या हंसी। बेशक, जब मैंने तुमसे शादी करने का सुझाव दिया तो मेरा कुल खुश नहीं था। अर्जुन, वर्मा परिवार का बदनाम निकम्मा युवा स्वामी। उसने उसे एक चिढ़ाने वाला रूप दिया। उन्होंने सोचा कि मैं मजाक कर रही हूँ। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। हाँ, यहाँ तक कि वे भी मुझे तुच्छ समझते हैं। खैर, वे गलत नहीं हैं। खुद को अपमानित करना उसके लिए एक बात थी, लेकिन किसी और से इसे सुनना दूसरी बात। लेकिन वर्मा परिवार अभी भी एक शक्तिशाली परिवार है, एक जिसे मेरा कुल दोस्त बनाना चाहता है। और चूंकि मैंने जोर दिया, वे आखिरकार सहमत हो गए। अर्जुन के होंठ फड़क उठे। यार, वृद्धों, कृपया और मेहनत करें। क्या आप वास्तव में अपनी राजकुमारी को मेरे जैसे खलनायक को दे सकते हैं? अर्जुन ने सोचा। आद्या ने अपना सिर झुकाया, मनोरंजन में दिख रही थी। अब, जहां तक कि मैं विशेष रूप से तुमसे शादी क्यों करना चाहती हूँ। वह हल्की सी झुकी, उसकी लाल आंखें शरारत से चमक रही थीं। पहला कारण सरल है, मैं मानवी की बहन बनना चाहती हूँ। अर्जुन ने अपनी सांस पर दम घुटता महसूस किया। ये किस तरह का कारण है? वह मेरी करीबी दोस्त है और लगभग एक बहन जैसी है। आद्या ने विचार किया। क्या उसके परिवार का एक वास्तविक हिस्सा बनना मजेदार नहीं होगा? वह जुड़ाव होना। अर्जुन ने अविश्वास में उसे घूर कर देखा। दूसरा कारण, आद्या ने अपने चौंकने वाले भाव को नज़रअंदाज करते हुए जारी रखा, यह है कि तुम नियंत्रण में आसान हो। मेरा मतलब है कि तुम काफ़ी आज्ञाकारी हो। अर्जुन का शरीर सख्त हो गया। मेरा मतलब है, तुम्हें देखो। उसने चंचल ढंग से उसकी ओर इशारा किया। तुम मुझ पर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करोगे जब तक कि मैं इसकी इजाज़त न दूं, है ना? उसकी मुस्कान गहरी हो गई। अगर मैं वह आज़ादी चाहती हूँ जिसकी मैंने हमेशा इच्छा की है, तो थोड़ा बलिदान अपरिहार्य है। तुमसे शादी करना मुझे लगभग ये सब देता है, तो क्यों नहीं? वह उस पर ऐसे मुस्कुराई जैसे कोई बिल्ली अपने शिकार के साथ खेल रही हो। वास्तव में मुख्य कारण ये था कि अर्जुन कोई ऐसा था जो मजबूत से डरता था और कमज़ोर को दबाता था। वह आलसी भी था और उसमें महत्वाकांक्षा की कमी थी। जबकि ऐसे गुणों को आमतौर पर तुच्छ देखा जाता था, वे वही थे जो आद्या चाहती थी। मजबूत व्यक्ति के रूप में वह जानती थी कि अर्जुन कभी भी उसे चुनौती देने या उससे कुछ भी मांगने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा अन्य दूल्हों के विपरीत अर्जुन ने कभी भी उसे घूरकर नहीं देखा था, चाहे इसलिए कि वह सुंदरियों का आदी था या बस उसे उसका प्रकार आकर्षक नहीं लगा।
किसी भी तरह से उसने महसूस किया कि अर्जुन से शादी करके उसका कुल वांछित विवाह गठबंधन सुरक्षित कर लेगा, जबकि वह आखिरकार विवाह के बोझ से मुक्त हो जाएगी। जहां तक अर्जुन को कैसा लगा, खैर उसने विशेष रूप से परवाह नहीं की। तुम्हारे साथ मैं कुछ नहीं खोती। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ गई। यह महिला, उसने आखिरकार महसूस किया कि उसने इसके बारे में पूरी तरह से सोचा था और उससे शादी करना चाहती थी, प्यार से नहीं बल्कि इसलिए कि वह एक आसान लक्ष्य था। उसके होंठ कांप उठे क्योंकि उसने इस पागलपन का मुकाबला करने का तरीका खोजने की कोशिश की। लेकिन अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं, तुम नहीं करोगे। आद्या ने उसे शालीनता से काट दिया, उसका आत्मविश्वास अटल था। तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। काका वरुण तुम्हें जरूर नहीं छोड़ेंगे। उसने अपनी चाय पी, पूरी तरह से आराम से। अर्जुन ने अपना मुंह खोला, फिर उसे बंद कर दिया। ... वह बिल्कुल सही थी। इस सगाई से बचने की उसकी पूरी योजना शुरू होने से पहले ही कुचल दी गई थी। धिक्कार है, पिता को पता होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आत्मविश्वासी थे और सगाई की घोषणा होने से पहले आद्या से मिलने पर आपत्ति नहीं जताए। आद्या ने अपना प्याला नीचे रखा और मुस्कुराए। अब चलो बात करते हैं कि हमारी सगाई की घोषणा कब होने वाली है। अर्जुन रोना चाहता था। मैं फंस गया हूँ। लेकिन क्या कोई बेहतर विकल्प नहीं है? जैसे विवेक के बारे में क्या? अर्जुन ने सुझाव दिया, अभी तक हार मानने से इनकार करते हुए। हालांकि वह इस बात से वाकिफ था कि ऐसा करने का अंतिम अर्थ वारिस के रूप में अपनी स्थिति खोना होगा। यह एक छोटा बलिदान था जो वह करने को तैयार था। आद्या ने अपना सिर हिलाया। तुम जानते हो कि मैं नहीं कर सकती। ऐसा करना मानवी का दुश्मन बनने के बराबर होगा। आद्या ने समझाया। वह वर्मा परिवार के भीतर राजनीतिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थी और कैसे शाखा परिवार वर्तमान कुल प्रमुख को बदलने की कोशिश कर रहा था। उसका अर्जुन के अलावा किसी और से शादी करना उनका समर्थन करने के समान होगा, और वह जानती थी कि यह उसके और मानवी के बीच एक दरार पैदा कर सकता है। इसके अलावा वह व्यक्ति काफी नियंत्रित और हावी है। उसे हेरफेर करना मुश्किल लगता है। वह उसका असली कारण होना चाहिए। अर्जुन ने सोचा। अंत में आद्या बस कोई कमजोर और आसान चाहती थी ताकि वह बिना आदेश दिए जो चाहे वह कर सके, और वह सही उम्मीदवार था। अर्जुन ने अपना सिर खुजलाया, आद्या का मन बदलने और इस सगाई से बचने के लिए एक विचार लाने की कोशिश करते हुए। वास्तव में ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है, आद्या ने अचानक कहा। अर्जुन उसकी ओर मुड़ा, उसका भाव स्पष्ट रूप से पूछ रहा था कि ये दुनिया में उसके लिए कैसे अच्छा हो सकता है। क्या तुम्हें कोई पसंद है? आद्या ने पूछा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। तो मुझसे सगाई करने में कोई समस्या नहीं है। ये समस्या है, अर्जुन ने सोचा, हालांकि उसने इसे जोर से नहीं कहा। तुम मेरे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करोगे और मैं तुम्हारे में नहीं करूंगी, आद्या ने कहा। लेकिन अर्जुन का चेहरा अभी भी उदास था। भले ही उसकी सगाई उससे नहीं हुई थी, उसके पास दुनिया की सारी आज़ादी थी। उसका भाव देखकर आद्या ने एक और लाभ जोड़ा। इस बारे में क्या? भविष्य में भले ही तुम्हें कोई प्यार हो जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर तुम उसे रखेल के रूप में रखो, आद्या ने कहा। अविश्वसनीय, अर्जुन बुदबुदाया। ये सिर्फ उसके शब्द नहीं थे जो अविश्वसनीय थे, बल्कि वह शुद्ध लंबाई थी जिसे वह जाने को तैयार थी। सगाई को रद्द करने के कई प्रयास व्यर्थ साबित होने के बाद अर्जुन के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब मैं मजबूत हो जाऊंगा तो उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अर्जुन गुस्से में भड़क उठा और बड़बड़ाया। बेशक यह उसकी योजना बुरी तरह विफल होने के बाद खुद को सांत्वना देने का एक तरीका था। काश कोई होता जो मेरी मदद कर सकता, लेकिन उसे अनजाने में उसके कई दुश्मन पहले से ही उसके लक्ष्य को एक वास्तविकता बनाने की साजिश रच रहे थे, जिसमें वर्मा परिवार के वृद्ध भी शामिल थे जो अर्जुन को वारिस के पद से हटाना चाहते थे। वे जानते थे कि अग्रवाल कुल के शामिल होने से अर्जुन को वारिस के पद से हटाना लगभग असंभव हो जाएगा, कम से कम जब तक उसे आद्या के मंगेतर के रूप में घोषित नहीं किया जाता। हालांकि वे इसे इतनी आसानी से होने नहीं देने वाले थे। तुम जानते हो कि कुल में क्या हो रहा है ना? प्रकाश ने पूछा। विवेक ने सिर हिलाया। बेशक वह जानता था। वह गुस्से में था। न केवल अर्जुन की वारिस के रूप में स्थिति मजबूत हो गई थी, बल्कि उसने अपनी मंगेतर के रूप में आद्या को भी प्राप्त कर लिया था। आद्या वर्मा परिवार में आ गई थी और 3 दिनों में सगाई की आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाएगी, जिससे ये पूरे साम्राज्य में ज्ञात हो जाएगा। चिंता मत करो, तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, प्रकाश ने एक मुस्कान के साथ कहा। क्या? विवेक ने भ्रम में पूछा। उसने मान लिया था कि उसके पिता की योजना कुचल दी गई थी और अर्जुन की वारिस के रूप में स्थिति को बदलने का कोई तरीका नहीं था। हाँ, अर्जुन आद्या से शादी कर रहा है, ये कैसे संभव हो सकता है? आद्या को निश्चित रूप से इस विचार से घृणा होगी। विवेक की आंखें अपने पिता के शब्दों पर सिकुड़ गईं। तुम्हारा मतलब? प्रकाश मुस्कुराया, उसकी आंखें चालाकी से चमक रही थीं। अन्य वृद्धों को भी इसका एहसास होना चाहिए।
ये स्पष्ट है, जो कोई भी सगाई की आधिकारिक तौर पर घोषणा होने से पहले आद्या का दिल जीत लेता है, वह वारिस की स्थिति को भी सुरक्षित कर लेगा। विवेक ने अपनी मुट्ठी भींच ली। ये पूरी तरह से समझ में आया। अगर आद्या ने खुद अर्जुन को अस्वीकार कर दिया तो सगाई टूट जाएगी, और अग्रवाल कुल के समर्थन के बिना अर्जुन की वारिस के रूप में स्थिति एक बार फिर कमजोर हो जाएगी। लेकिन वे ये भी जानते थे कि जबकि वर्मा परिवार के लिए आद्या के साथ विवाह आवश्यक था, दूल्हे को बदलने की जरूरत थी, बाकी सब अपरिवर्तित रहेगा। प्रकाश करीब झुका, अपनी आवाज को धीमा करते हुए। मुझे नहीं पता कि वरुण ने यह दावा क्यों किया कि आद्या अर्जुन को चाहती है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से एक षड्यंत्र है। हालांकि क्या होगा अगर उसे एक बेहतर विकल्प मिलता है, कोई मजबूत, अधिक सक्षम, कोई जो वास्तव में उसके साथ खड़े होने के लायक है। प्रकाश ने उत्साह के साथ जारी रखा, अगर वह किसी और से प्यार करती है और अर्जुन के साथ सगाई को रद्द करने का चुनाव करती है, तो ये पूरी तरह से संभव होगा और कोई नहीं, यहाँ तक कि कुलपति भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या। प्रकाश का मानना था कि जब तक विवेक आद्या का मन बदल सकता है या उसे सगाई रद्द करने और किसी और को चुनने के लिए लुभा सकता है, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ तक कि वरुण भी आपत्ति नहीं करेंगे, अन्यथा वह कुल के हित के खिलाफ जा रहे होंगे। तुम्हारे समकालीनों में तुम सबसे होने वाले उम्मीदवार हो, यहाँ तक कि वृद्ध भी तुम्हारी प्रतिभा को स्वीकार करते हैं। अगर तुम उसे जीतने में कामयाब होते हो तो। विवेक ने अपने दिल को धड़कते हुए महसूस किया। वास्तव में युवा पीढ़ी में वह सबसे प्रतिभाशाली था और वह जो आद्या के सबसे योग्य था। वारिस की स्थिति पूरी तरह से मेरी है, विवेक ने समाप्त किया। उसकी आंखें महत्वाकांक्षा से फड़क रही थीं। सही कहा, प्रकाश ने सिर हिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या। सगाई की आधिकारिक तौर पर घोषणा होने से पहले तुम्हें आद्या को अपना बनाना होगा। विवेक ने एक गहरी सांस ली। आद्या, उसने हमेशा उसकी प्रशंसा की थी, उसकी प्रतिभा, उसकी सुंदरता, उनकी पीढ़ी की सबसे असाधारण प्रतिभाओं में से एक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा। और फिर भी वह अर्जुन, उस बेकार मूर्ख पर बर्बाद होने वाली थी। विवेक के होंठ एक दृढ़ मुस्कान में घुमावदार हो गए। उसे जल्द ही पता चलेगा कि बेहतर आदमी कौन है। प्रकाश ने अपने बेटे के कंधे को थपथपाया। अच्छा, आद्या इस बीच वर्मा परिवार के जागीर में रहेगी। इस मौके का अच्छी तरह से उपयोग करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या, तुम्हें उसका मन बदलवा कर ही रहना है। विवेक ने सिर हिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या। वह इस बार अर्जुन को जीतने नहीं देगा। ऐसे षड्यंत्र प्रकाश तक ही सीमित नहीं थे, अन्य वृद्ध भी अपने बेटों को समान निर्देश दे रहे थे। हालांकि उन्होंने वरुण का समर्थन किया और विवेक को वारिस बनने में मदद करने के लिए तैयार थे। इसका मतलब यह नहीं था कि उनके दिमाग में कोई अन्य उम्मीदवार नहीं थे, खासकर उनके अपने बच्चे। विवेक वास्तव में सबसे प्रतिभाशाली था, लेकिन भले ही उनके बेटे कम सक्षम थे, जब तक उनमें से कोई भी आद्या का दिल जीत सकता था, वे जानते थे कि उनके पास वारिस की स्थिति पर एक मौका होगा। इस बीच अर्जुन उबलती हुई साजिशों से पूरी तरह से अनजान रहा। अभी भी सगाई को रद्द करने के अपने विफल प्रयासों पर दुखी था। उसे यह एहसास नहीं हुआ था कि अब आद्या पर कितनी आंखें थीं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह इस अवस्था में लंबे समय तक रहने का इरादा रखता था। वह बहुत कमज़ोर था। वह जानता था कि अगर सगाई आगे बढ़ती है तो उसके पास मजबूत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आद्या को जानते हुए उसे तैयार रहना होगा, न केवल भविष्य में उसके प्रभुत्व का विरोध करने के लिए, बल्कि इस संभावना के लिए भी कि उसका कोई प्रशंसक एक दिन उसे चुनौती देने के लिए उठ सकता है। आखिरकार क्या ये विशिष्ट क्लिच परिदृश्य नहीं था? एक शक्तिशाली युवा प्रतिभा को पारिवारिक राजनीति के कारण किसी ऐसे व्यक्ति से सगाई करने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे वह प्यार नहीं करती, केवल उनका सच्चा प्यार बेताबी से प्रशिक्षण लेता है, लड़की के परिवार से मान्यता प्राप्त करता है और आखिरकार एक भव्य लड़ाई में अपने अवांछित मंगेतर को हरा देता है। भले ही आद्या ने सगाई रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसका अर्थ है कि उसका शायद कोई प्रेमी नहीं था, अर्जुन अपनी खुद की स्थिति को अच्छी तरह से जानता था कि वह पहचान सके कि वह आसानी से एक समान कहानी में खलनायक की भूमिका निभा सकता है। भले ही ऐसा न हो, आद्या के ढेर सारे प्रशंसक थे और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो उसे मारने की कोशिश कर सकते हैं, यह मानकर कि उसने उसे शादी के लिए मजबूर किया था। यह एक और कारण था कि वह इस सगाई को पहले स्थान पर नहीं चाहता था। जो भी हो, अंत में ये सब एक ही बात पर आ गया, वह बहुत कमज़ोर था। अगर वह मजबूत होता तो इसमें से कोई भी समस्या नहीं होती, भले ही उसने आद्या से शादी कर ली हो। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम आगे था, आदिम अराजकता शरीर शोधन तकनीक का अभ्यास करना। अर्जुन ने पहले ही अपने सेवकों को आदिम अराजकता शरीर शोधन तकनीक को विकसित करने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करने का आदेश दे दिया था। आवश्यक सामग्री अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ और कीमती थी, हर एक ऐसा खजाना था जो शक्तिशाली साधकों को भी ईर्ष्यालु बना देगा। जैसे तीसरी श्रेणी का ड्रैगन रक्त मज्जा, ड्रैगन प्रकार के जानवरों की हड्डियों से निकाला गया, ये किसी के भौतिक शरीर को विशाल रूप से मजबूत कर सकता है, इसे इस्पात से भी कठिन बना सकता है।
चौथी श्रेणी का नेदरफायर सार एक ज्वाला युक्त खनिज जो शरीर की नसों को मजबूत करने में सक्षम है, उनकी लचीलापन और ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाता है। चौथी श्रेणी की शून्य आत्मा घास एक रहस्यमय जड़ी बूटी जो शारीरिक सहनशक्ति को बढ़ाती है और किसी को आश्चर्यजनक दर पर चोटों से ठीक होने देती है। और लगभग 20 अन्य सामग्रियां थीं, जिनमें से सभी दूसरी श्रेणी से ऊपर थीं। इनमें से प्रत्येक सामग्री को प्राप्त करना अत्यंत कठिन था, लेकिन अर्जुन के पास वर्मा परिवार का समर्थन था। वर्मा परिवार के भीतर सभी आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध थीं। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि वह जो कुछ भी चाहता था उसे बस ले सकता था, क्योंकि वे उसकी नहीं थीं। वारिस के रूप में अर्जुन के पास कई विशेषाधिकार थे, लेकिन उसे औचित्य के बिना कुल के संसाधनों को बर्बाद करने की अनुमति नहीं थी, खासकर तीसरी और उससे ऊपर की श्रेणी की सामग्रियों को। हालांकि उसने पहले ही इस बाधा का अंदाजा लगा लिया था और अपने पिता से अनुमति प्राप्त कर ली थी। जहां तक कि उसने अपने पिता को कैसे मनाया, जब उसने अपने पिता वरुण से अनुरोध किया तो उसने जोर दिया कि यह पूरी तरह से उसके प्रशिक्षण के लिए था और यह भी वादा किया कि वह सगाई को तोड़फोड़ नहीं करेगा। बेशक सगाई को तोड़फोड़ करना मुश्किल लग रहा था, इसलिए वह नहीं चाहता था। ऐसा नहीं था कि अगर वह कर सकता तो नहीं करता, लेकिन उसके पिता यह नहीं जानते थे और वह इसका फायदा उठाना चाहता था। अर्जुन के पिछले व्यवहार को देखते हुए वरुण स्पष्ट रूप से चिंतित थे कि उनका बेटा कुछ लापरवाही करेगा। उस वादे के साथ वरुण अर्जुन के सगाई में हस्तक्षेप करने के बारे में कम चिंतित हो सकते थे। हालांकि अगर उसने किया तो उसके पिता की बेल्ट उसकी गांड का इंतजार कर रही थी। इसके अलावा ये सुनकर कि यह प्रशिक्षण के लिए था, वरुण खुश से अधिक थे। और हालांकि वे सामग्रियां कीमती थीं, वरुण के लिए वे अर्जुन के भविष्य जितनी कीमती नहीं थीं। बेशक वरुण ने मान लिया कि अर्जुन कुल के रसायनज्ञ से एक गोली या कुछ परिष्कृत करने के लिए कहेगा। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि अर्जुन शरीर शोधन के लिए सीधे इन सामग्रियों का उपयोग करने जा रहा था। अन्यथा वह इतनी आसानी से सहमत नहीं होते, ये जानते हुए कि वे चौथी और तीसरी श्रेणी की सामग्रियां सीधे सेवन या परिष्कृत होने पर कितनी शक्तिशाली थीं। वैसे भी अर्जुन को अपने शरीर शोधन के लिए सामग्री एकत्रित करने में कोई समस्या नहीं थी, नायक के विपरीत जिसे इसे प्राप्त करने के लिए शायद दूर दूर तक खोज करनी पड़ती। इन संसाधनों को हाथ में लेकर अर्जुन आदिम अराजकता शरीर शोधन तकनीक को विकसित करने के लिए तैयार था। हालांकि अर्जुन जानता था कि यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। एक संभावना थी कि अगर वह दर्द को सहन नहीं कर सका तो वह मर सकता है और यह एक भयानक मौत होगी। लेकिन वह तैयार था, कम से कम उसे लगा कि वह तैयार है। वह अकेले में खेती करने जा रहा था और सेवकों को निर्देश दिया कि उसे परेशान न करें या किसी और को हस्तक्षेप करने की अनुमति न दें। जब तक वह बाहर नहीं आता, किसी को भी उसके प्रशिक्षण को बाधित करने की अनुमति नहीं थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली क्योंकि वह अपने निजी प्रशिक्षण कक्ष में कदम रखा। कमरे को ऊर्जा के उतार चढ़ाव को दबाने के लिए गठनों के साथ मजबूत किया गया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी यह महसूस नहीं करेगा कि वह क्या करने वाला था। सामग्रियां पहले ही पहुंचा दी गई थीं, हर एक शक्ति की आभा के साथ चमक रहा था। निचली श्रेणी की सामग्रियां फीकी ऊर्जा उत्सर्जित करती थीं, जबकि उच्च श्रेणी की सामग्रियां अतिव्यापी दबाव विकिरण करती थीं। पहला कदम दूसरी श्रेणी की आयर्नवुड जड़ लेना था, एक टेम्परिंग सामग्री जो हड्डियों को मजबूत करती थी। चलो शुरू करते हैं। उसने आयर्नवुड जड़ को निगल लिया। जैसे ही यह उसके शरीर में प्रवेश किया, उसके कंकाल के माध्यम से एक सुस्त दबाव फैल गया, जैसे कि भीतर एक धीमी लयबद्ध धड़कन हो। उसकी हड्डियां कंपित हुईं, जड़ के सार के तहत खुद को पुनर्जीवित कर रही थीं। यह असुविधाजनक था, लेकिन असहनीय नहीं। चुपचाप उसने सहन किया। आगे दूसरी श्रेणी का थंडलीफ वाइन आया, एक पौधा जो तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने के लिए जाना जाता था, जिससे शरीर अधिक उत्तरदायी हो जाता था। जैसे ही उसने इसके सार को अवशोषित किया, उसके शरीर के माध्यम से एक तेज झुनझुनी सनसनी दौड़ गई। उसकी नसें अनैच्छिक रूप से फड़क उठीं। उसकी मांसपेशियां सख्त हो गईं। सनसनी उसकी त्वचा के नीचे अनगिनत सुइयों के चुभने की तरह फैल गई। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप उठीं, लेकिन उसने गहरी सांसें लीं, खुद को स्थिर रखते हुए। फिर भी उसने कोई आवाज नहीं की। फिर तीसरी श्रेणी का ब्लडस्टोन अर्क आया, जिसने रक्त पुनर्जनन को उत्तेजित किया और जीवन शक्ति को बढ़ाया। जैसे ही अर्क उसके शरीर के साथ विलय हुआ, उसका दिल हिंसक रूप से धड़क उठा। उफ! एक ऊर्जा का तूफान उसकी नसों के माध्यम से फट गया, एक उग्र बाढ़ की तरह उछाल रहा था। उसका खून ऐसा लगा जैसे वह खौल रहा हो। उसकी त्वचा चमकीले लाल रंग में बदल गई और उसके अंग अतिव्यापी बल से फटने की धमकी दे रहे थे। उसकी सांस तेज हो गई। उसने अपना जबड़ा भींच लिया, लेकिन एक धीमी कराह उसके होठों से निकली। मैं नहीं कर सकता, नहीं, मुझे सहन करना होगा। असहनीय दर्द ने लगभग उसके दिमाग को तोड़ दिया, लेकिन अर्जुन ने खुद को इसे स्थिर करने के लिए मजबूर किया। हर नई जड़ी बूटी के साथ जिसे उसने सेवन किया, दर्द कई गुना बढ़ गया, लेकिन कोई वापसी नहीं थी। अगर वह रुक गया तो मौत ही एकमात्र परिणाम था जो उसका इंतजार कर रहा था। जीवित रहने का उसका एकमात्र रास्ता जारी रखना और अंत तक सहन करना था। मिनटों बीत गए।
हर परिष्कृत सामग्री के साथ उसके शरीर ने दर्द का अनुभव किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। इतना असहनीय था कि उसने मौत की इच्छा की। हालांकि अर्जुन अभी भी लगा रहा। वह जानता था कि ये दर्द केवल अस्थायी था, कुछ ऐसा जिसे उसे सहन करना पड़ा। अन्यथा उसकी परिस्थितियों को देखते हुए मौत उसे किसी भी पल दावा कर सकती थी। चलो जारी रखते हैं। अब ये तीसरी श्रेणी के ड्रैगन रक्त मज्जा का समय था। उसने गाढ़ा तरल निगल लिया और तुरंत जीवन शक्ति का एक शक्तिशाली उछाल उसकी नसों के माध्यम से फैल गया। आह! उसकी हड्डियां चटक गईं और फिर से आकार लिया। उसकी मांसपेशियां हिंसक रूप से मुड़ गईं और उसकी त्वचा खुल गई, जिसके नीचे कच्चा मांस दिखाई दिया। अरगह है! उसकी नसें उभर गईं क्योंकि लाल गर्म ऊर्जा उसके शरीर के माध्यम से तूफान की तरह दौड़ी, उसे अंदर से अलग करने की धमकी दी। ऐसा लगा जैसे उसे अलग किया जा रहा था और उसी समय फिर से गढ़ा जा रहा था। वह हाँफ रहा था, उसकी दृष्टि के किनारों पर काले धब्बे नाच रहे थे। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था, लेकिन उसने खून निकालने के लिए अपने होंठ को इतनी जोर से काटा, बेहोश होने से इनकार करते हुए। उसके सिस्टम में पहले से ही इतनी जड़ी बूटियों के साथ यह एक चमत्कार था कि उसका शरीर विस्फोट नहीं हुआ था, लेकिन उसे अभी भी उनके द्वारा जारी की गई अतिव्यापी शक्ति को सहन करना पड़ा। जैसे ही उसने मुश्किल से ड्रैगन रक्त मज्जा को स्थिर किया, वह चौथी श्रेणी के नेदरफायर सार के साथ आगे बढ़ा। जिस क्षण यह उसकी नसों के साथ विलय हुआ, ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर आग पर सेट हो गया था। आह! अर्जुन ने एक रक्त जमा देने वाली चीख निकाली क्योंकि नरक की ज्वालाएं उसके आंतरिक अंगों को झुलसा रही थीं। उसकी नसें तनी, विस्तारित हुईं, फिर जल गईं क्योंकि ऊर्जा उसके माध्यम से दौड़ी। उसकी त्वचा झुलस गई और चटक गई, और उसकी हड्डियां तेज गर्मी विकिरण कर रही थीं। आह! अर्जुन हिंसक रूप से झटका दिया, उसका हर रेशा अंतहीन पीड़ा में डूबा हुआ था। यह नरक था, शायद नरक से भी बदतर। मैं क्यों इस तरह पीड़ित हो रहा हूँ? संदेह उसके दिमाग में घुस गया। कोई कारण उस पीड़ा को न्यायसंगत ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं लगा जिसे वह सहन कर रहा था। यह अर्थहीन, असहनीय लगा। क्या हार मान लेना और मौत को उसे ले जाने देना आसान नहीं होगा? क्या वह एक राहत नहीं होगी? लेकिन वह नहीं करेगा, वह नहीं कर सकता था। ये कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, समर्पण एक विकल्प नहीं था। मैं अर्जुन हूँ, कोई ऐसा जो सब पर कदम रखने के लिए उठेगा। मैं हार मानने से इनकार करता हूँ। अर्जुन एक काय हो सकता था, लेकिन वह कभी भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जब तक आशा की धुंधली सी चमक भी बची रही, वह अपनी हर चीज के साथ उससे चिपका रहेगा। हालांकि उसका शरीर दर्द में चीख रहा था, उसने अंतिम कदम उठाया। चौथी श्रेणी की शून्य आत्मा घास। आग के बाद एक बर्फीला उछाल आया, उसके जलते हुए शरीर के माध्यम से एक ठंडा बल भेज रहा था। गगगा है! ऐसा लगा जैसे उसका शरीर अलग किया जा रहा था और फिर से बनाया जा रहा था, केवल पीड़ा के एक अंतहीन चक्र में फिर से टूटने के लिए। उसके अंग कांप उठे, उसकी हड्डियां एक अप्राकृतिक डिग्री तक कठोर हो गईं, और उसका मांस लगातार पुनर्जीवित होता रहा, हर बार पहले से अधिक मजबूत। आह! सेकंड, मिनट, घंटे, अर्जुन के पास जानने का कोई तरीका नहीं था। पीड़ा की गहराई में फंसा हुआ समय ने सारा अर्थ खो दिया। वह चीखा, उसने झटका दिया, उसने सहन किया, जो एक अनंत काल जैसा लगा। उसका शरीर और दिमाग कगार पर धकेल दिया गया, जब तक आखिरकार कुछ बदल गया। असहनीय दर्द फीका पड़ने लगा। दम घोंटने वाला दबाव धीरे धीरे कम हो गया। उसका टूट चुका शरीर ठीक हो गया, उसकी त्वचा सख्त हो गई, उसकी मांसपेशियां पुनर्गठित होकर कुछ मानव से परे बन गईं। एक कांपती हुई सांस के साथ अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। क्या मैं बच गया? अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि अस्पष्ट थी क्योंकि उसने समझने की कोशिश की कि अभी अभी क्या हुआ था। उसका शरीर अभी भी दर्द कर रहा था, हालांकि असहनीय पीड़ा आखिरकार फीकी पड़ गई थी। एक लंबे पल के लिए वह बस वहीं लेटा रहा, छत को घूरता रहा। उसका दिमाग सुस्ती से उसके अनुभव को एकत्रित कर रहा था। वह बच गया था, मुश्किल से। हाँ, उसकी सांस तेज गैसों में आ रही थी, उसकी छाती भारी रूप से उठ और गिर रही थी क्योंकि उसने खुद को स्थिर करने की कोशिश की। दर्द उसकी कल्पना से परे था, इतना असहनीय कि केवल एक पागल ही स्वेच्छा से इसे दूसरी बार गुजरना चाहेगा। और फिर भी, सब कुछ के बावजूद, वह जानता था ये केवल शुरुआत थी। आदिम अराजकता शरीर शोधन तकनीक एक एकल प्रक्रिया नहीं थी। उसे इस पीड़ा से फिर से गुजरना होगा, और फिर से, और फिर से। केवल यही विचार उसे कंपा गया। उद्धरण चिन्ह ... मैं वास्तव में इसे दूसरी बार नहीं करना चाहता, उसने कर्कश आवाज में बुदबुदाया। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वह ताकत चाहता था सबके ऊपर खड़ा होना, तो उसे सहन करना पड़ा। और अगर वह इसे एक बार कर सकता था, तो वह इसे 2 बार कर सकता था। एक गहरी सांस के साथ अर्जुन ने उन विचारों को अलग धकेल दिया और अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित किया। तकनीक का अभ्यास करने से पहले इसकी शुद्ध क्रूरता ने इसे ऐसा बना दिया कि यह उसे विकलांग कर देगा, उसकी नसें टूट जाएंगी और उसकी नींव बर्बाद हो जाएगी।
फिर भी अब जब उसने आदिम अराजकता शरीर शोधन तकनीक का अभ्यास कर लिया था तो उसे कोई देर तक रहने वाला दुष्प्रभाव नहीं मिला। वास्तव में उसने खुद को अधिक मजबूत महसूस किया, बहुत अधिक मजबूत। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसकी नसों के माध्यम से कच्ची शक्ति का एक उछाल महसूस हो रहा था। उसकी मांसपेशियां घनी, उसकी हड्डियां कठिन, उसका मांस अधिक परिष्कृत लग रहा था। यह ऐसा था जैसे उसके शरीर को अंदर से बाहर तक फिर से गढ़ा गया हो, उसका हर हिस्सा अब पहले से अधिक मजबूत था। ऐसा लगता है कि दुख शायद योग्य था। जो दर्द उसने सहन किया था वह ऐसा नहीं था जिसे कोई भी सहन कर सके, यहाँ तक कि यह जानते हुए भी कि यह उन्हें अधिक मजबूत बना देगा। हालांकि उसने एक नई ताकत महसूस की, वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि क्या यह उसके गुजरने के लायक था। उसे निष्कर्ष निकालने से पहले इसकी जांच करनी होगी। ऐसा भी लगा जैसे उसने कोर गठन के देर से चरण में भी प्रगति की थी। प्रणाली, मुझे मेरी स्थिति दिखाओ। मेजबान जानकारी। मेजबान अर्जुन, आयु 16, साधना क्षेत्र कोर गठन देर से, संविधान कोई नहीं, मार्शल आर्ट्स 9, छाया बहता प्रकाश तलवार मामूली महारत। खैर, उन सभी उच्च श्रेणी की सामग्रियों पर विचार करते हुए जिन्हें उसने सेवन किया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उसने एक मामूली क्षेत्र में प्रगति की है। यह एक अप्रत्याशित लाभ था, लेकिन एक स्वागत योग्य था। बहरहाल, उसकी ताकत में प्राथमिक वृद्धि उसकी खेती नहीं थी, बल्कि उसका शरीर था, और वह जानना चाहता था कि वह कितना मजबूत हो गया था। उत्सुक होकर वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, अपने अंगों को खिंचाव दिया और अपने कंधों को घुमाया। उसकी हरकतें चिकनी, हल्की महसूस हुईं, जैसे कि उसका शरीर अदृश्य बाधाओं से मुक्त हो गया था जिन्हें वह जानता भी नहीं था कि वे वहां थे। अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए उसने अपना हाथ भींच लिया और खोल दिया। उसकी मांसपेशियों में सूक्ष्म बदलाव, जिस तरह से उसके कंडरा खींच रहे थे, सब कुछ अलग महसूस हुआ। आगे जांच करते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया, केवल अपेक्षित से तेज चलने के कारण लगभग ठोकर खाने के लिए। उसकी गति बढ़ गई थी। उसके खुद के शरीर पर उसका नियंत्रण बदल गया था। एक मुस्कान उसके होठों पर खींची। यह बुरा नहीं है। अर्जुन की मुस्कान गहरी हो गई क्योंकि उसने अपनी उंगलियों को मोड़ा। एक उत्साह का उछाल उस थकावट की जगह ले रहा था जो अभी भी उसके शरीर में बची हुई थी। उसने अकल्पनीय पीड़ा सहन की थी, लेकिन अब ये देखने का समय था कि क्या दुख वास्तव में योग्य था। अपनी आंखें बंद करते हुए उसने एक गहरी सांस ली, अपने शरीर के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते हुए। उसका खून एक उग्र नदी की तरह बह रहा था, उसकी मांसपेशियां स्टील की केबलों की तरह कुंडलित थीं और उसकी हड्डियां एक अटूट मजबूती विकिरण कर रही थीं। फिर वह हिला। धमाका। जिस क्षण उसके पैर ने जमीन से धक्का दिया, उसके नीचे का पत्थर चटक गया, मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गईं। उसका शरीर धुंधला हो गया। लगभग तुरंत कक्ष के दूसरी ओर फिर से दिखाई दिया। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अर्जुन हल्के आश्चर्य में झपका। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसकी गति 3 गुना हो गई थी, नहीं, संभवतः और भी अधिक। ये सिर्फ तेज नहीं था, यह विस्फोटक था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसे आगे धकेला। धमाका। उसके सामने की हवा हिंसक रूप से लहरदार हुई, एक संपीड़ित सदमे की लहर बाहर निकल रही थी। कक्ष की दीवारों को हिला रही थी, दीवारें जिन्हें गठनों द्वारा मजबूत किया गया था। उद्धरण चिन्ह ... 3 गुना या शायद 4 गुना मजबूत। वह उसका शुरुआती अनुमान था। उसकी शारीरिक शक्ति कम से कम 3 गुना बढ़ गई थी, शायद अधिक। अगर यह सिर्फ पहले सत्र का परिणाम था, तो वह केवल कल्पना कर सकता था कि आदिम अराजकता शरीर के पहले रूप को पूरी तरह से प्राप्त करने के बाद उसकी शक्ति कितनी भयानक हो जाएगी। शायद तब विराजन स्वर्ग साम्राज्य में कोई भी उसे मारने में सक्षम नहीं होगा। बेशक, वह अभी भी एक दूर का लक्ष्य था। उसे आदिम अराजकता शरीर शोधन तकनीक के माध्यम से अपने शरीर को आगे परिष्कृत करने के लिए और भी दुर्लभ सामग्री एकत्रित करने और भी अधिक दर्द को सहन करने की आवश्यकता होगी। फिर भी उसका वर्तमान शरीर पहले से ही अधिकांश से काफी श्रेष्ठ था, कुछ ऐसा जो अन्य सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी हासिल नहीं कर सकते थे। उसकी वर्तमान शारीरिक शक्ति, क्या ये पहले से ही एक कोर संघनन साधक से श्रेष्ठ थी? इसका मतलब यह आवश्यक नहीं था कि वह एक कोर संघनन साधक को हरा सकता है, लेकिन अगर उन्होंने केवल कच्ची शारीरिक क्षमता की तुलना की। अर्जुन निश्चित नहीं था कि उनमें से कोई भी अब उसे पछाड़ सकता है। एक हंसी उसके होंठों से निकली। यह अच्छा है। हालांकि वह अभी तक कोर संघनन क्षेत्र और उससे आगे वालों के खिलाफ जीतने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन अगर वह उनसे लड़ता है तो वह कम से कम जीवित रह सकता है। इसने उसकी उत्तरजीविता को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया था। और फिर भी उसने जांच करना समाप्त नहीं किया था। अगर उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी तो उसकी रक्षा के बारे में क्या? अर्जुन ने अपना हाथ उठाया, उसकी उंगलियां एक मुट्ठी में कस गईं। उसने एक पल के लिए संकोच किया, इससे पहले कि एक गहरी सांस ले, और धड़ाम, उसने अपनी छाती पर मुक्का मारा। एक सुस्त धक्का कक्ष में गूंज उठा, लेकिन बस इतना ही। अर्जुन ने माथे पर शिकन डाली, नीचे देखते हुए। उसने प्रभाव महसूस किया था, लेकिन दर्द नहीं हुआ।
जो शक्ति उसने इस्तेमाल की वह उसकी पूरी क्षमता का 50% थी, लेकिन बढ़ी हुई ताकत के साथ ये कोर गठन चरण में किसी को भी बाहर निकालने के लिए पर्याप्त थी। चलो शक्ति बढ़ाते हैं। इस बार उसने ध्यान केंद्रित किया, अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए जो कोर संघनन साधक को भी गंभीर रूप से चोटिल करने के लिए पर्याप्त थी। धमाका! उसकी मुट्ठी उसके धड़ से टकराई, एक शक्तिशाली सदमे की लहर बाहर भेज रही थी। हवा कांप उठी, कक्ष की दीवारें हल्की सी कांप गईं, और फिर भी हालांकि उसने हल्का सा दर्द महसूस किया जहां उसने खुद को मारा था, यह इतना नगण्य था कि ऐसे 10 हमले भी कोई फर्क नहीं करेंगे। यहां तक कि वह भी क्षण भर के लिए हक्का बक्का रह गया। उसका शरीर पहले ही साधारण शरीर शोधन साधकों के स्तर को पार कर चुका था। नहीं, यह उससे परे था। उसकी रक्षा इतनी अधिक थी कि अधिकांश शारीरिक हमले उसके खिलाफ बेकार होंगे। यहां तक कि शक्तिशाली तकनीकों को भी अब उसके शरीर को तोड़ने में संघर्ष करना पड़ सकता है। हालांकि उसने अभी तक आदिम अराजकता शरीर का पहला रूप हासिल नहीं किया था, सभी प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता, इसके बिना भी उसकी शारीरिक लचीलापन शक्तिशाली संविधानों वालों से श्रेष्ठ थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, उसकी मुस्कान वापस आ गई। शायद ये शरीर पहले से ही स्वर्ण कोर क्षेत्र के साधक के तुलनीय है। अपनी नई पाई गई ताकत का परीक्षण करने के बाद अर्जुन बाहर निकला। उसे अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए एकांत में गए हुए केवल एक दिन ही बीता था, फिर भी ऐसा लगा जैसे उसकी अनुपस्थिति के दौरान वर्मा परिवार में बड़ी घटनाएं हुई थीं। आद्या के साथ उसकी सगाई की तैयारियां जोरों पर थीं। हालांकि यह उसका इंतजार कर रहा सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं था। जैसे ही वह बाहर निकला, लोहित जल्दी से उसके पास पहुंचा, उसके चेहरे पर एक चिंतित भाव था। युवा स्वामी, उसने तत्काल पुकारा। अर्जुन ने उसे देखा, ये सोचते हुए कि वह इतनी जल्दी में क्यों थी। क्या हुआ? देवी मानवी आपको ढूंढ रही थीं। वह युवा स्वामी से बात करना चाहती थीं और मुझे निर्देश दिया था कि आपको जल्द से जल्द सूचित करूं, लोहित ने कहा। क्या? अब मैंने क्या कर दिया? अर्जुन को तुरंत सतर्क कर दिया गया जब लोहित ने उल्लेख किया कि उसकी बहन उसे ढूंढ रही थी। मानवी उसे तभी ढूंढती थी जब वह मुसीबत खड़ी करता था। जब भी उसने ऐसा किया, वह जानता था कि वह किसी तरह की मुश्किल में था, ठीक वैसे ही जैसे शस्त्राश्रम के शिष्यों के साथ हुआ था। क्या उसने बताया कि क्यों? अर्जुन ने पूछा। देवी मानवी ने मुझे अपना कारण नहीं बताया और बस युवा स्वामी को सूचित करने का निर्देश दिया, लोहित ने घबराकर जवाब दिया। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ अंदाजा था कि यह क्या हो सकता है, लेकिन उसने मानवी के विचारों या इरादों पर अटकलें लगाने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन ने भी विवरणों के लिए दबाव नहीं डाला। अगर मानवी को कुछ महत्वपूर्ण कहना था तो उसे जल्द ही पता चल जाएगा। और अधिक समय बर्बाद किए बिना वह अपनी बहन के निवास की ओर चल पड़ा। खट खट, कौन है? कमरे से एक ठंडी आवाज आई, ये स्पष्ट रूप से मानवी की थी। यह मैं हूँ, बहन, अर्जुन ने जवाब दिया। अंदर आओ। अर्जुन तुरंत कमरे में दाखिल हुआ और अपनी बहन को अपनी कुर्सी पर बैठे देखा। उसने उसे देखा, उसकी तेज नज़र उसे आंक रही थी। अर्जुन के बारे में कुछ अलग था, लेकिन वह पहचान नहीं पाई कि वह क्या था। उसने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। बहन, तुमने मुझे क्यों बुलाया? अर्जुन ने तुरंत पूछा। समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हारे साथ शब्द बर्बाद नहीं करूंगी। सबसे पहले आद्या के साथ तुम्हारी सगाई को अंतिम रूप दिया गया है। ये तुम्हारे लिए अच्छा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अर्जुन चुप रहा, हालांकि वह शिकायत करना चाहता था। यह उसके लिए कैसे अच्छा था? हालांकि शिकायत करने से कोई परिणाम नहीं मिलेगा। इसके बजाय वह सवाल कर सकती है कि वह शिकायत क्यों कर रहा था जब उसे उसकी योग्यता से अधिक मिल रहा था, ठीक उसके पिता की तरह। वह अच्छी तरह वाकिफ था कि मानवी आद्या की परवाह उससे ज्यादा करती थी। भले ही वह असंतुष्ट था, वह जरूरी नहीं कि परवाह करे। शायद अगर ये दूसरी तरह से होता और आद्या सगाई तोड़ना चाहती, तो मानवी ने उस फैसले का समर्थन किया होता। मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हो तो क्या होगा, मानवी ने चेतावनी दी। अर्जुन के पिछले व्यवहार को जानते हुए वह अच्छी तरह वाकिफ थी कि उसके मुसीबत खड़ी करने की संभावनाएं अधिक थीं। आद्या के साथ दुर्व्यवहार करना भी एक संभावना थी, शायद एक मालकिन या कुछ अन्य बकवास की तलाश करके। इसलिए मानवी उसे चेतावनी दे रही थी कि वह इनमें से कुछ भी न करे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। हालांकि अर्जुन की तुलना में आद्या की खेती के साथ उसे शामिल होने की भी जरूरत नहीं थी। अगर अर्जुन ने उसके साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत की तो आद्या खुद उससे निपट सकती थी। फिर भी आद्या की अच्छी दोस्त के रूप में मानवी ने सोचा कि यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि उसका भाई एक उपयुक्त पति बने। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सगाई वर्मा परिवार के वारिस के रूप में तुम्हारी स्थिति को सुरक्षित करती है, मानवी ने कहा, यह सुनिश्चित करते हुए कि अर्जुन लाभ को समझता है। लेकिन इसे तुम्हें संतुष्ट न होने दें। तुम अभी भी उसके योग्य होने से बहुत दूर हो। ये सुनकर अर्जुन का भाव अपठनीय रहा। कौन उसके योग्य होना चाहता है? मैं वास्तव में अयोग्य हूँ, कृपया सगाई रद्द करें। अर्जुन ने मन ही मन शाप दिया।
कड़ी मेहनत करो, मानवी ने जारी रखा। अगर तुम उसके साथ खड़ा होना चाहते हो तो तुम्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत है। अर्जुन शिकायत करने की इच्छा को रोक नहीं पाया कि वह उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता था, न ही वह कुछ भी साबित करना चाहता था। जब मेरे पास कचरा प्रतिभा है तो मेरी सगाई सफल क्यों होती है, जबकि नायक की सगाई उसी कारण से रद्द हो जाती है। अर्जुन मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस किया कि उसका जीवन नायक के विपरीत कितना विपरीत था। शायद मेरी बहन का पूर्व मंगेतर अपनी सगाई रद्द होने से राहत महसूस कर रहा है। अर्जुन को संदेह होने लगा, अगर उसे मानवी जितनी भयंकर किसी से सगाई करनी पड़ती तो वह इसे रद्द होने से बहुत खुश होता। बेशक वह केवल इस तरह सोच सकता था क्योंकि भले ही उसकी सगाई टूट गई हो, यह उसे या वर्मा परिवार को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करेगा। यह मानवी के पूर्व मंगेतर के लिए अलग था। अर्जुन जानता था कि वह निश्चित रूप से बदला लेने के लिए वापस आएगा। मानवी ने खबर का अगला टुकड़ा देने से पहले अपने शब्दों को स्थिर होने दिया। दूसरे, तुम्हें शस्त्र आश्रम में भर्ती कराया गया है। अर्जुन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। क्या यह असंभव है? शस्त्र आश्रम में भर्ती होने के लिए किसी को सख्त आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता था, जैसे 15 साल की उम्र से पहले कोर संघनन क्षेत्र तक पहुंचना। एक 15 साल का बच्चा जो केवल कोर गठन चरण में था, अर्जुन ने किसी भी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया। उसमें खेती की प्रतिभा और कड़ी मेहनत दोनों की कमी थी, दो चीजें जिन्हें शस्त्र आश्रम महत्व देता था। इस अवसर का अच्छी तरह से उपयोग करो, मानवी ने कहा। रुको, क्या? अर्जुन ने अपनी बहन को बाधित किया, बावजूद इसके कि उसने शुरू में केवल सुनने और इसे खत्म करने की योजना बनाई थी। लेकिन इस अप्रत्याशित खबर ने उसे सवाल करने के लिए छोड़ दिया। शस्त्र आश्रम ने अचानक उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए किस तरह की दवा ली थी? बहन, तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे शस्त्र आश्रम में भर्ती कराया गया है? अर्जुन ने पूछा। वह जानता था कि अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व के साथ शस्त्र आश्रम उसे स्वीकार करने का कोई तरीका नहीं था। ये वही है जो यह है। आद्या के साथ इस सगाई के बाद तुम हमारे साथ शस्त्र आश्रम आ रहे हो। मुझे उम्मीद है कि तुम वहां व्यवहार करोगे, अन्यथा पिताजी भी तुम्हें सजा से नहीं बचा पाएंगे। मानवी ने कहा, यह कैसे संभव है? मैं शस्त्र आश्रम की किसी भी आवश्यकता को पूरा नहीं करता। अर्जुन ने विरोध किया। उन्होंने एक अपवाद बनाया क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारे पास एक देवस्थी है। मानवी ने जवाब दिया, घृणा में देखते हुए। वह जानती थी कि अर्जुन ने इसे कैसे प्राप्त किया था और उसकी राय में ये पूरी तरह से शर्मनाक था। बेशक बाहरी लोग यह नहीं जानते थे। वर्मा परिवार के केवल कुछ उच्च पदस्थ सदस्यों को पता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आद्या का मंगेतर होने में मदद मिली। शस्त्र आश्रम के वृद्ध पहले से ही सगाई से वाकिफ हैं और तुम दोनों के साथ रहने के लिए उनके पिता के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। बेशक वह सब नहीं था। वरुण ने भी शस्त्र आश्रम को ढेर सारी रिश्वत भेजी होगी। इसके अतिरिक्त मानवी का भाई होने में मदद मिली, लेकिन वह ये स्वीकार नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन को जवाब देना नहीं पता था। ऐसा लगा जैसे जब से उसे आद्या के साथ अपनी सगाई के बारे में पता चला है, सब कुछ उसके लिए नीचे चला गया है। बेशक वह स्वीकार नहीं करेगा कि इसका अधिकांश उसके खुद के व्यवहार के कारण था। उसके पिता केवल वही फैसले ले रहे थे जो उन्हें लगा कि उनके बेटे के लिए सबसे अच्छे थे। और अंत में मैंने तुम्हें इस कारण से यहाँ बुलाया। क्या और भी है? अर्जुन आंतरिक रूप से करहाया। उसने पहले ही पर्याप्त चौंकाने वाली खबरें सुन ली थीं। आद्या को अन्य वर्मा परिवार के लड़कों द्वारा संपर्क किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि वृद्ध अपनी चालें चल रहे हैं। मानवी ने कहा। ओह, ये सुनकर गुस्सा होने के बजाय अर्जुन को आशा की एक चमक महसूस हुई। उसने वर्मा परिवार के भीतर सहयोगियों की उम्मीद नहीं की थी, हालांकि बेशक वह उनके इरादों को समझता था। लेकिन जब तक वे सफल होते हैं, वह इस सगाई से मुक्त हो जाएगा। तुम्हें उन्हें रोकने की जरूरत है, मानवी ने आदेश दिया। हो, क्यों? अर्जुन ने पूछा। क्यों? तुम उसके मंगेतर हो, क्या तुम नहीं चाहते? मानवी ने ठंड से उसे घूर कर देखा। ऐसा लगा जैसे अगर उसने ना कहा तो एक लंबा व्याख्यान आने वाला था। बेशक मैं वही करूंगा जो तुम कहती हो। अर्जुन जल्दी से सहमत हो गया, अपनी बहन से बहस न करने के बजाय बेहतर जानते हुए। बस इतना ही, तुम जा सकते हो। आद्या वर्मा परिवार के बगीचे में खड़ी थी, जो प्राचीन मंडपों और एक छोटी कृत्रिम झील से घिरा हुआ था। खिलते हुए आत्मा कमलों की खुशबू हवा में तैर रही थी, लेकिन उसका मनोदशा शांतिपूर्ण होने के अलावा कुछ भी था। ये दुनिया में सबसे शांतिपूर्ण जगह हो सकती थी, लेकिन उस शांति को कई व्यक्तियों की उपस्थिति ने खंडित कर दिया था। मुख्य रूप से वर्मा परिवार के पुरुष प्रतिभाएं और उनके परिचारक सभी आद्या के चारों ओर मंडरा रहे थे। अर्जुन के साथ बातचीत के बाद से कई वर्मा परिवार की प्रतिभाओं ने उससे संपर्क किया था। उनमें से अधिकांश अपने इरादों में सूक्ष्म थे, विनम्र प्रशंसा व्यक्त कर रहे थे, अपनी खुद की ताकत के बारे में संकेत दे रहे थे और अर्जुन के साथ उसकी सगाई को रद्द करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनमें से एक व्यक्ति न तो सूक्ष्म था और न ही विनम्र। विवेक,
युवा वर्मा पीढ़ी का निस्संदेह सबसे प्रतिभाशाली पुरुष। विवेक लंबा, सुंदर था और उसमें एक सहज अहंकार था जो ये जानने से आता था कि वह अपनी उम्र के लगभग हर किसी से श्रेष्ठ था। केवल 17 साल की उम्र में स्वर्णकोर क्षेत्र तक पहुंच चुके उन्हें वर्मा परिवार के भविष्य के स्तंभों में से एक माना जाता था। अन्य लोगों के विपरीत जो केवल जांच कर रहे थे, विवेक ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। देवी आद्या, आप बेहतर की हकदार हैं, विवेक ने कहा। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था, जैसे कि वह केवल एक तथ्य बता रहा हो। आद्या ने एक भौं उठाए, उसका भाव अपठनीय था। वह कल से ही इससे निपट रही थी, उनके साथ अर्जुन के साथ सगाई को रद्द करने के लिए उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। और तुम मानते हो कि वह बेहतर विकल्प तुम हो? आद्या ने पूछा, उसका लहजा उदासीन था। बेशक, विवेक ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। हर कोई जानता है कि अर्जुन वर्मा परिवार के लिए एक अपमान है, एक आलसी, अहंकारी मूर्ख जिसने अपने सभी अवसरों को बर्बाद कर दिया है। उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई प्रतिभा नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई भविष्य नहीं। वह करीब आया, अपनी आवाज़ को धीमा करते हुए। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी रक्षा कर सकता है? क्या वह तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता है? अगर कुछ भी है, तो वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बोझ होगा। आद्या विवेक को जो कहना था उसमें बहुत दिलचस्पी नहीं ले रही थी, क्योंकि वह पहले से ही इससे अच्छी तरह वाकिफ थी। शायद यही वजह है कि उसने विवेक जैसे किसी व्यक्ति की तुलना में अर्जुन से शादी करके अधिक राहत महसूस की। विवेक मुस्कुराया, मैं तुम्हारा सच्चा साथी बन सकता हूँ, कोई जो तुम्हारे साथ खड़े होने के योग्य है। तुम और मैं एक जैसे हैं, दोनों प्रतिभा से धन्य, दोनों महानता के लिए तय। अर्जुन एक बाधा के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर तुम इस सगाई को अस्वीकार करती हो और इसके बजाय मुझे चुनती हो, तो न केवल तुम्हें एक शक्तिशाली सहयोगी मिलेगा, बल्कि वर्मा परिवार के वृद्ध भी फैसले का समर्थन करेंगे। हर कोई चाहता है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहो जो तुम्हारे मूल्य से मेल खाता हो। विवेक ने अपनी महानता के बारे में बकबक करना जारी रखा और कैसे अर्जुन नहीं, बल्कि वह आद्या के योग्य एकमात्र व्यक्ति था। ये कुछ हद तक सच हो सकता है, क्योंकि विवेक एक दुर्लभ प्रतिभा था और मानवी के अलावा उसे वर्मा परिवार के भीतर अपनी पीढ़ी की सबसे बड़ी प्रतिभा कहा जा सकता था। हालांकि आद्या के लिए ये बेकार था। आखिरकार, जबकि विवेक जैसी प्रतिभा दुर्लभ थी, ये ठीक से खोजना मुश्किल नहीं था, खासकर शस्त्र आश्रम में, जहां प्रतिभाएं एकत्रित होती थीं। इसके अलावा उसकी खुद की प्रतिभा की तुलना में विवेक कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। वह पहले ही 17 साल की उम्र में नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। युवा स्वामी विवेक, आद्या ने आखिरकार कहा, मैं तुम्हारी बात को गुप्त रखूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे भावी पति का अपमान करने की अनुमति नहीं है। फिर से ऐसा कहने से परहेज करो और चले जाओ। वह अर्जुन का अपमान करने वाले विवेक के बारे में बहुत चिंतित नहीं थी, लेकिन उस परेशानी को भगाने के लिए बहाने के रूप में इसका उपयोग करना चाहती थी। विवेक ने माथे पर शिकन डाली। उसे इस तरह अस्वीकार किए जाने की उम्मीद नहीं थी और उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह कैसे वर्मा परिवार की प्रतिभा को अस्वीकार किया जा सकता था, जबकि अर्जुन केवल एक बर्बादी को आद्या जैसे किसी व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया था। देवी आद्या, कृपया मजाक करना बंद करें। भावी पति, तुम उस बर्बादी से शादी करने पर गंभीरता से विचार नहीं करती हो, है ना? विवेक ने उपेक्षित किया। देवी आद्या, तुम्हें पता नहीं हो सकता है, लेकिन अर्जुन केवल तुम्हारे साथ अपनी सगाई के कारण अपनी स्थिति रख सकता है। जब तक तुम उसके साथ सगाई रद्द करने और मुझसे सगाई करने के लिए सहमत होती हो, परिणाम समान होगा। अग्रवाल कुल और वर्मा परिवार अभी भी हमारे विवाह के माध्यम से एकजुट होंगे, विवेक ने समझाया। अन्य सभी की तरह उसने मान लिया कि आद्या ने अर्जुन के साथ सगाई को स्वीकार करने का एकमात्र कारण ये था कि अग्रवाल कुल वर्मा परिवार के साथ एक विवाह गठबंधन चाहता था। मुझे ज़रूरत नहीं है, उसने जवाब दिया। मेरी सगाई पहले ही तय हो चुकी है। विवेक का भाव अंधेरा हो गया, लेकिन उसने जल्दी से अपनी चिड़चिड़ाहट को एक मुस्कान के साथ छिपा लिया। मैं समझ गया, तुम कर्तव्य से बंधी हो, उसने शालीनता से कहा, एक और कदम आगे बढ़ाते हुए। लेकिन कर्तव्य पूर्ण नहीं है। दो लोगों के बीच एक विवाह संगतता, ताकत और आपसी सम्मान पर आधारित होना चाहिए। तुम्हारे और अर्जुन के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। उसने हाथ पकड़ने के लिए पहुंचा, लेकिन आद्या थोड़ी सी स्थानांतरित हुई, उसे स्पष्ट किए बिना उसके स्पर्श से बचते हुए। विवेक की आंखों में कुछ अपठनीय चमक उठा, शायद हताशा, शायद मनोरंजन। अगर तुम अग्रवाल कुल के हितों के बारे में चिंतित हो तो आश्वस्त रहो। वर्मा परिवार के वृद्ध न केवल मंजूरी देंगे बल्कि सक्रिय रूप से हमारी सगाई का समर्थन करेंगे। ऐसा लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या कहती है। विवेक यह मानने से इनकार कर देगा कि आद्या अर्जुन से शादी करना चाहेगी। उसकी जिद उसके नसों पर चढ़ने लगी थी। उसने इसे दिखाया नहीं, बेशक। उसका चेहरा शांत रहा, उसकी मुद्रा शिथिल, लेकिन उसकी नज़र में एक अनमिस्टेकेबल ठंडक समा गई। कितना मुश्किल! अगर विवेक ने केवल सीमा पार की होती तो वह उसे सबक सिखा सकती थी, जैसा उसने अर्जुन के साथ किया था। लेकिन वह नहीं कर सकती थी। विवेक सिर्फ उसे परेशान कर रहा था, उसे पीटने का कोई अच्छा कारण नहीं था।
अर्जुन कहाँ है? क्या उसे ऐसी समस्याओं से मेरी रक्षा करने की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? आद्या गुस्सा होने लगी क्योंकि उसे अर्जुन याद आया, जो उसके साथ उस बातचीत के बाद गायब हो गया था। अगर वह मौजूद होता तो वह कम से कम इन लोगों को आसानी से उससे संपर्क करने से रोक सकता था। एक बदमाश और कोई ऐसा व्यक्ति जो नियमों की परवाह नहीं करता है, उसकी प्रतिष्ठा के साथ वह उस तरह का व्यक्ति था जिससे वर्मा परिवार के अन्य सदस्य निपटना नहीं चाहते थे। क्या वह जानबूझकर मुझसे बच रहा है? आद्या ने सोचा। आखिरकार वह जानती थी कि अर्जुन उससे सगाई नहीं करना चाहता था। ये समझ में आता है कि अर्जुन विवेक और अन्य लोगों के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा अगर वे कुछ ऐसा कर रहे थे जो वह चाहता था। वह सगाई को रद्द करने के लिए इन वर्मा परिवार के सदस्यों को उसे और परेशान करने के लिए प्रोत्साहित भी कर सकता था। बस उस बारे में सोचकर आद्या का गुस्सा बढ़ गया। न केवल इसलिए कि वह कई लोगों द्वारा प्रशंसित कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उससे सगाई कर रही थी, बल्कि उसने उसे एक तरह का बोझ मानने की भी हिम्मत की। कई लड़के उसके जितनी सुंदर किसी से शादी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे और उसने सोचा था कि अर्जुन अलग नहीं होगा। किसने सोचा होगा कि वह वास्तव में सगाई रद्द करने की योजना बना रहा था, बजाय उसे रहने के लिए भीख मांगने के। विवेक ने उसे परेशान करना जारी रखा, लगातार आद्या को सगाई भंग करने के लिए समझाने की कोशिश कर रहा था। आद्या तेजी से परेशान हो गई और सोचा कि शायद यह उन्हें परेशान करना बंद करने के लिए अधिक कठोर कार्रवाई करने का समय था। ठीक तभी एक आवाज़ वर्मा परिवार के बगीचे में गूंज उठी। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? यह अर्जुन की आवाज़ थी। अर्जुन की आवाज़ सुनकर हर कोई स्रोत की ओर मुड़ा। अर्जुन बगीचे के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, उसका भाव चिड़चिड़ाहट में घुमावदार था। जबकि अन्य इसे वर्मा परिवार के सदस्यों के अपनी मंगेतर के पास आने के कारण गुस्सा होना देख सकते हैं, वास्तव में वह गुस्सा था क्योंकि उसे अर्जुन को आद्या की मदद करने के लिए यहाँ आना पड़ा था। उसकी उपस्थिति, जबकि विशेष रूप से दबंग नहीं थी, एक निश्चित अहंकार रखती थी। हालांकि जो लोग उसे जानते थे वे समझते थे कि यह सिर्फ उसका सामान्य रवैया था। आद्या ने उसे देखा, उसका भाव अपठनीय था, तो उसने आखिरकार दिखाई देने का फैसला किया, है ना? आद्या निश्चित थी कि अर्जुन बिल्कुल नहीं आएगा, फिर भी उसने किया जिसने उसकी राय में कुछ अंक जोड़े। हालांकि यह तब तक होगा जब तक उसे पता नहीं चलता कि अर्जुन को उसकी बहन ने मजबूर किया था। वर्मा परिवार के सदस्य उसकी उपस्थिति में उसकी चापलूसी करने लगे, कुछ पहले ही दृश्य से भाग रहे थे। वर्मा परिवार के समस्याग्रस्त बच्चे के साथ कुछ भी नहीं चाहते थे। अन्य भी ऐसा करने की योजना बना रहे थे। यह ऐसा है जैसे वह एक तरह का प्लेग है, आद्या ने सोचा जब उसने देखा कि वे बहुत से लोग जो उसे परेशान कर रहे थे, प्रकाश की गति से दूर भाग रहे थे। जिन लोगों को वह भगाने की कोशिश करने में मुश्किल हो रही थी, वे अर्जुन की मात्र उपस्थिति में तुरंत जा रहे थे। हालांकि यह सिर्फ ये दिखा सकता था कि अर्जुन की प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व कितना बुरा था। इस समय उसने अपने इस गुण के बारे में अच्छा महसूस किया। विवेक, दूसरी ओर, ने अपनी आंखें हल्की सी सिकुड़ी। अर्जुन, मैं बस तुम्हारी मंगेतर से बात कर रहा था, विवेक ने एक मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उसे अधिकतर समय अर्जुन से निपटना पसंद नहीं था, आज एक ऐसी स्थिति नहीं थी जहां वह आसानी से पीछे हट सकता था। हाँ, अर्जुन चिढ़ गया लग रहा था क्योंकि उसने चारों ओर देखा। और मैं मानता हूं कि तुम सब भी उसी कारण से यहाँ हो, अर्जुन ने कहा क्योंकि उसने उन्हें घूर कर देखा। उन्हें पता नहीं था कि क्या कहें और बस सहमति में सिर हिलाया। उसने उनके जवाब के कारण आह नहीं भरी, बल्कि इतने सारे लोगों के यहाँ एकत्रित होने के बावजूद अर्जुन जानता था कि वे विफल हो गए थे। सिर्फ आद्या के चेहरे को देखकर अर्जुन जानता था कि वे उसे कभी भी लुभाने में सफल नहीं हो सकते थे, भले ही वह उन्हें 3 साल दे दे। वह उस व्यक्ति की तुलना में अधिक लग रही थी जो उन्हें पीटने के लिए तैयार था, ठीक वैसे ही जैसे उसने उसे सालों पहले पीटा था, न कि कोई ऐसा जो प्यार में पड़ सकता था। निकम्मा, उसने सोचा, अगर ऐसा है तो तुम सबको चले जाना चाहिए। अर्जुन ने उन्हें सीधे आदेश दिया जैसे कि वह वर्मा परिवार के बगीचे का मालिक हो। विवेक ने एक शांत मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर रुख किया। अर्जुन, इतने आक्रामक होने की जरूरत नहीं है, विवेक ने शालीनता से कहा। हम केवल एक दोस्ताना बातचीत कर रहे थे। आखिरकार देवी आद्या हमारे वर्मा परिवार का हिस्सा बनने जा रही हैं। क्या ये हमारे लिए उन्हें बेहतर तरीके से जानना स्वाभाविक नहीं है? वर्मा परिवार के कुछ अन्य प्रतिभाओं ने मासूमियत का ढोंग करते हुए सहमति में सिर हिलाया। बकवास बंद करो विवेक, अर्जुन ने ठंड से कहा। मैं ठीक से जानता हूं कि तुम सब क्या सोच रहे हो। समूह पर एक संक्षिप्त चुप्पी छा गई। अर्जुन ने एक धीमी हंसी निकाली। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या कल्पनाएं हैं, लेकिन मुझे तुम्हें एक सलाह देने दो, इसे अकेला छोड़ दो जब तक मैं अभी भी अच्छा हूं। अर्जुन उनके साथ और अधिक निपटना नहीं चाहता था, और अगर उसने आद्या की मदद नहीं की, जबकि वे अभी भी आद्या को परेशान कर रहे थे, तो वह जानता था कि उसे मानवी द्वारा फिर से बुलाया जाएगा। चूंकि ऐसा था और ये निकम्मे मूर्ख वैसे भी सफल नहीं होने वाले थे, वह चाहता था कि वे वहीं और अभी हार मान ले ताकि उसका समय बर्बाद न हो। क्या अभी भी नहीं जा रहे हो?
अर्जुन ने पूछा, अब इन लोगों से आज्ञाकारिता की कमी से स्पष्ट रूप से परेशान था। किसी को पता होना चाहिए कि वह अर्जुन वर्मा परिवार में हमेशा दबंग रहा है, और कोई कितना भी मजबूत क्यों न हो उन्हें उसकी सुननी पड़ती थी। सिर्फ इसलिए कि तुम सोचते हो कि मेरी स्थिति अस्थिर है, तुम अवज्ञाकारी होना चाहते हो। अर्जुन ने सोचा, हाँ, सिर्फ इसलिए कि मैं इन दिनों विशेष रूप से अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, तुम अब सोचते हो कि तुम मेरे खिलाफ जा सकते हो। झूठ। हर किसी ने सोचा क्योंकि अर्जुन ने अच्छा व्यवहार करने के बारे में अपने दांतों के माध्यम से झूठ बोला। अगर वह वास्तव में अपने सर्वोत्तम व्यवहार पर होता तो उसने उन शस्त्र आश्रम के शिष्यों के लिए मुसीबत खड़ी नहीं की होती। खासकर तुम, विवेक, मुझे नहीं लगता कि तुम भूल गए हो, है ना? विवेक की उंगलियां हल्की सी मुड़ी, लेकिन उसने अपना चेहरा शांत रखा। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, विवेक ने घबराकर जवाब दिया। ओह, शायद मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए, अर्जुन ने अपना सिर झुकाया। क्या तुम्हें मुझे बख्शने की भीख मांगना याद नहीं है? और मैंने किया इस शर्त पर कि तुम जो कुछ भी मैं कहूंगा उसका पालन करोगे। क्या तुम पहले ही भूल गए हो? आसपास के वर्मा परिवार के सदस्य सख्त हो गए क्योंकि वे सब जानते थे कि अर्जुन किस बारे में बात कर रहा था। यहाँ तक कि आद्या ने भी एक भौं उठाई क्योंकि वह इस तरह की एक दिलचस्प चीज से वाकिफ नहीं थी। विवेक की आंखें अंधेरी हो गईं, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वह बहुत पहले की बात थी। विवेक चिल्लाया क्योंकि उसका हाथ कांप गया। क्या ये था बस एक छोटा लड़का जो थोड़ा मजबूत हो गया और अब तुम सोचते हो कि तुम मेरे खिलाफ जा सकते हो? अर्जुन ने विवेक के माथे पर एक उंगली चुभते हुए कहा। विवेक का जबड़ा कस गया। वास्तव में वह एक समय सिर्फ एक लड़का था जिसे अर्जुन ने पूरी तरह से धमकाया और अपमानित किया था। बेशक ये सिर्फ वह नहीं था, शायद उसकी पीढ़ी के लगभग हर वर्मा परिवार के सदस्य ने अर्जुन के हाथों में कम से कम एक बार पीड़ित हुआ था। खेती से पहले अर्जुन दूसरों से बहुत मजबूत था और प्रतिभा ज्यादा मायने नहीं रखती थी क्योंकि वे सभी खेती नहीं कर सकते थे। लेकिन अर्जुन हमेशा वारिस रहा था और इस तरह दूसरों की तुलना में बहुत अधिक अधिकार रखता था। यह मदद नहीं करता था कि उसे वारिस होने के कारण अच्छी तरह से पोषण दिया गया था और उसकी प्यारी माँ के कारण भी, जिसने जन्म से ही उसकी मदद करने के लिए कोई संसाधन नहीं छोड़ा था। वे वर्मा परिवार की युवा पीढ़ी जानते थे कि अर्जुन वारिस था और कोई ऐसा था जिसे उन्हें सुनना पड़ा। इसलिए अर्जुन उनके साथ जो कुछ भी करना चाहता था वह कर सकता था, और उस अवधि के दौरान वे वास्तव में अर्जुन के खिलाफ असहाय थे, इस बिंदु तक कि वे आज भी अर्जुन से डरे हुए हैं। वे शक्तिशाली हो सकते हैं, अर्जुन से कहीं अधिक शक्तिशाली, लेकिन उनके मानसिक घाव उन्हें अर्जुन से डरने के लिए मजबूर करते थे, बावजूद इसके कि वे उसकी अनुपस्थिति में उसका अपमान और बुराई करते थे। यह विवेक के लिए विशेष रूप से सच था, जिसने शायद अर्जुन के हाथ के नीचे सबसे अधिक पीड़ित हुआ था। जबकि अर्जुन ने हमेशा हिंसा का सहारा नहीं लिया, उसने वर्मा परिवार के सदस्यों को नौकरों की तरह व्यवहार किया, अक्सर उन्हें धक्का दिया, और विवेक विशेष रूप से खुद को उन चीज़ों के लिए दोषी पाया जो उसने नहीं की थी, चीज़ें जो वास्तव में अर्जुन की गलती थीं। यह उपचार था जिसने विवेक को अर्जुन की धमकी और उसके साथ आए दुख से बचने के लिए लगातार काम करने के लिए प्रेरित किया। ये भी कारण था कि वह वारिस की स्थिति से ग्रसित हो गया था ताकि एक दिन अर्जुन सब कुछ खोने और उसके जैसा पीड़ित होने के दर्द को समझे। अर्जुन, यह मत सोचो कि तुम मुझे पहले की तरह धमकी दे सकते हो। मैं अब वही व्यक्ति नहीं हूँ। मैं बदल गया हूँ, विवेक ने घोषित किया, उसकी आवाज़ नहीं पाई गई संकल्प के साथ मजबूत थी। इस बार मैं अपने आघात को दूर करूंगा। अतीत में वह बहुत डरा हुआ होता, उसकी सहज प्रवृत्ति उसे अपनी पिछली अपमान के निशान के कारण अर्जुन के सामने झुकने के लिए मजबूर करती। यहाँ तक कि अब भी गहराई में वह जानता था कि वह पहले से अधिक मजबूत था, लेकिन उसकी पीड़ा की यादें आमतौर पर उसे झिझकने पर मजबूर करती थीं। लेकिन आज कुछ बदल गया था। विवेक ने साहस का एक उछाल महसूस किया जो उसने सालों में महसूस नहीं किया था। उसके लिए समय आ गया था कि वह आखिरकार अपने अतीत की छाया का सामना करे और उन जंजीरों से मुक्त हो जाए जिन्हें अर्जुन ने एक बार उसके चारों ओर लपेट दिया था। अर्जुन ने भौं उठाए, उसके होंठ एक मुस्कान में घुमावदार हो गए जब उसने विवेक की घोषणा सुनी। ओह, तुम बदल गए हो। दिलचस्प, अर्जुन, उसकी आवाज़ में मनोरंजन टपक रहा था, जैसे कि विवेक के उसके सामने खड़े होने का मात्र विचार हास्यास्पद था। हालांकि अर्जुन वाकिफ था कि विवेक के पास उच्च साधना थी और पहले एक सीधी लड़ाई में उसे आसानी से हरा सकता था। यह अब एक अलग कहानी थी, ये देखते हुए कि उसने आदिम अराजकता शरीर का अभ्यास किया था। भले ही ऐसा नहीं था, उसने विश्वास नहीं किया कि विवेक वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर सकता है। उसके पास विवेक को झुकाने के 1001 तरीके थे, सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करते हुए। बेशक अब जब उसके पास एक शक्तिशाली शरीर है तो यह आवश्यक नहीं था। एक पल के लिए पूरा बगीचा शांत हो गया, हवा में तनाव गाढ़ा था। हर वर्मा परिवार का सदस्य स्थिर खड़ा था, ये जानते हुए कि वे उनमें से किसी को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। उसी समय कई लोग चुपके से आशा कर रहे थे कि दोनों लड़ेंगे और एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, उन्हें वारिस की स्थिति पर एक मौका देंगे।
अर्जुन और विवेक के आसपास होने के कारण दूसरों के पास उस स्थिति को अपने लिए दावा करने की बहुत कम या कोई आशा नहीं थी। तो तुम मुझे अवज्ञा करना जारी रखने की योजना बनाते हो, विवेक? उसने पूछा, उसका लहजा तेज, जैसे कि विवेक को जवाब देने की हिम्मत कर रहा हो। विवेक की मुट्ठी उसके किनारों पर कस गई। उसका मन उसे दृढ़ रहने के लिए चीखा, आखिरकार अपने खुद के भाग्य पर नियंत्रण करने के लिए। लेकिन जैसे ही अर्जुन की निगाह का वजन उस पर पड़ा, उसका एक हिस्सा सहज रूप से पीछे हट गया। उसे इस व्यक्ति द्वारा सालों तक धमकाया गया था, अपमानित, टूट गया था। उन यादों को मिटाना इतना आसान नहीं था। पहले उसका गला सूखा महसूस हुआ, लेकिन फिर वह जितना साहस जुटा सकता था उसने कहा, सही कहा। तुम, अर्जुन, ये तय नहीं कर सकते कि मुझे क्या करना चाहिए। विवेक की आवाज़ स्थिर थी, लेकिन उसकी निगाह संक्षेप में फड़क गई, अनिश्चित। पहले विवेक हल्का सा कांप गया, शायद डर के मारे। ये पहली बार था जब उसने खुलेआम अर्जुन का विरोध किया था। लेकिन जिस क्षण शब्द उसके मुंह से निकले, एक राहत की भावना उस पर छा गई, जल्दी से नहीं पाई गई आत्मविश्वास से बदल गई। सही कहा, अर्जुन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह सिर्फ अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने वाला एक बदमाश है। उससे परे उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। विवेक ने सोचा, क्योंकि उसने महसूस किया कि वह आघात जो उसे सालों से परेशान कर रहा था, आखिरकार समाप्त हो रहा है। हाँ, अर्जुन हंसा, जैसे कि उसकी अनिश्चितता को मनोरंजक पाया हो। क्या ऐसा है? वह आगे बढ़ा, उनके बीच के अंतर को आकस्मिक आसानी से बंद कर दिया। उसके कदम हल्के फिर भी उद्देश्यपूर्ण थे। जैसा कि वह विवेक के आमने सामने खड़ा था, अर्जुन ने उसे नीचे देखा, उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। तुम जानते हो, विवेक, उसने अपनी आंख में एक चमक के साथ कहा, मुझे यह मनोरंजक लगता है कि तुम सोचते हो कि तुम मेरी अवज्ञा कर सकते हो। लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण याद दिलाने दो। इससे पहले कि विवेक प्रतिक्रिया कर पाता, अर्जुन का हाथ तेज और दृढ़ निकल आया, उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारते हुए। थप्पड़, वार की तेज आवाज बगीचे में गूंज उठी, यहाँ तक कि हवा को भी शांत कर दिया। यहाँ तक कि आद्या, जो पूरे आदान प्रदान को देख रही थी, अर्जुन के अचानक और अप्रत्याशित थप्पड़ से चौंक गई। विवेक हल्का सा डगमगाया, थप्पड़ का दर्द उसके गाल को जला रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, और एक पल के लिए उसने लगभग सोचा कि वह सपना देख रहा था या कुछ और। अर्जुन उसके सामने लंबा खड़ा था, उसकी उपस्थिति अतिव्यापी, उसकी आंखें अधिकार से जल रही थीं। ये याद रखना, विवेक, उसने ठंड से कहा, उसकी आंखें सीधे विवेक को घूर रही थीं। मैं वर्मा परिवार का भावी नेता हूँ, और मेरे पास अवज्ञाकारी मूर्खों के लिए समय नहीं है जो सोचते हैं कि वे अवज्ञा कर सकते हैं, अब या भविष्य में। अर्जुन ने घोषित किया, विवेक और उपस्थित अन्य लोगों को एक स्पष्ट चेतावनी। अर्जुन के अचानक कार्रवाई ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया, और उसी समय भीड़ के माध्यम से डर की एक कंपकपी भेज दी। ऐसा नहीं था कि थप्पड़ खुद विशेष रूप से मजबूत था, लेकिन कार्य की शुद्ध उद्दंडता, जिस तरह से अर्जुन ने बिना किसी झिझक के विवेक को मारा, उसके पिछले व्यवहार की एक ठंडी याद थी। कई लोगों ने सोचा था कि अपनी कम साधना प्रतिभा के कारण अर्जुन आखिरकार शांत हो जाएगा और दुश्मन बनाने से बचेगा, खासकर जब उसकी स्थिति खतरे में थी। अपने वारिस की स्थिति के संरक्षण के बिना दूसरों को नाराज करना जारी रखना उसकी तबाही का कारण बन सकता था। लेकिन अर्जुन अभी भी वही अर्जुन था, एक बदमाश जिसने विवेक जैसे किसी व्यक्ति को भी थप्पड़ मारने से पहले 2 बार नहीं सोचा। जान लो कि यह थप्पड़ न केवल मेरी अवज्ञा करने के लिए है, बल्कि उन मूर्ख शब्दों को बोलने के लिए भी है, अर्जुन ने अहंकार से कहा। अन्य वर्मा परिवार के सदस्य, जो सांस रोके हुए देख रहे थे, ने राहत की एक सामूहिक आह निकाली। कम से कम यह विवेक था जिसे अर्जुन ने थप्पड़ मारा था, न कि उन्हें। लेकिन जैसा कि विवेक वहां खड़ा था, थप्पड़ का दर्द अभी भी उसके गाल पर ताज़ा था। वह विश्वास नहीं कर सका। वह, जिसने लगातार खेती की थी और कुल में दूसरा सबसे मजबूत बन गया था, को अभी अभी एक तथाकथित बर्बादी द्वारा चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था। शायद वह इसे स्वीकार कर सकता था अगर यह मानवीय होती, लेकिन अर्जुन, हालांकि उसने इसे अतीत में सहन किया था, वह आज एक अलग आदमी था। कम से कम वह यही मानना चाहता था। अर्जुन, विवेक गुस्से से गुर्राया, क्योंकि उसने अर्जुन को घूर कर देखा। हालांकि घबराहट की एक चमक बनी रही, उसकी सहज प्रवृत्ति उसे झुकने के लिए चीख रही थी, वहां उसकी आंखों में क्रोध और दृढ़ संकल्प भी जल रहा था। तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम वारिस हो? विवेक खिजलाया, तुम केवल अतीत में अपनी कार्रवाइयों से बच गए क्योंकि तुम वारिस थे। लेकिन तुम्हारी प्रतिभा की कमी के साथ कोई रास्ता नहीं है कि तुम उस स्थिति को लंबे समय तक पकड़ सकते हो। यह मत सोचो कि मैं अभी भी सहन करूंगा जो कुछ भी तुम पहले की तरह करते हो। विवेक की आभा भड़की, क्योंकि उसने अर्जुन पर हमला करने की तैयारी की। एकत्रित वर्मा परिवार के सदस्य हाँफ उठे। क्या हमें उसे रोकना चाहिए? अर्जुन बहुत कमजोर है। अगर विवेक उस पर पूरी शक्ति से हमला करता है तो वह मर सकता है। अरे नहीं, विवेक गंभीर है। वह वास्तव में अर्जुन को मारने जा रहा है। ... भीड़ में चिंता फैल गई।
हालांकि कई लोगों ने अर्जुन को पसंद नहीं किया और उसे पीड़ित देखकर प्यार किया होगा, एक साथ ही कुल के सदस्य, विशेष रूप से वारिस को मारने के गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन भले ही वे विवेक को रोकना चाहते थे, वे बहुत दूर थे और उसकी तुलना में बहुत कमज़ोर थे। आद्या भी आगे बढ़ी, हस्तक्षेप करने का इरादा रखते हुए। अगर विवेक वास्तव में अपनी स्वर्णकोर साधना के साथ अर्जुन को मारता तो वह उसे मार सकता था। हालांकि जैसे ही वह कदम रखने वाली थी, उसने अर्जुन की आत्मविश्वासी मुस्कान पर ध्यान दिया। वह अपने रास्ते में रुक गई। क्या उसके पास किसी तरह का तुच्छ पत्ता है? आद्या ने सोचा। वर्मा परिवार के वारिस के रूप में अर्जुन के पास कुछ जीवन रक्षक कलाकृतियां या कोई अन्य छिपी हुई चाल होनी चाहिए। चूंकि अर्जुन ही वह था जिसने पहले विवेक को थप्पड़ मारा था और विवेक केवल प्रतिक्रिया कर रहा था, उसने हस्तक्षेप न करने का फैसला किया, बस अगर वह अर्जुन की योजना को बर्बाद कर देती। इसके अलावा अर्जुन की प्रतिष्ठा को जानते हुए उसने कभी नहीं सुना था कि उसे कोई वास्तविक झटका लगा हो। अपने क्रोध के पल में विवेक अपनी ताकत को नियंत्रित करना भूल गया और पूरी शक्ति से अर्जुन पर झपटा। केवल अंतिम सेकंड में उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा था। अरे नहीं! विवेक ने अपनी ताकत को दबाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी मुट्ठी स्वर्णकोर क्षेत्र की QE ऊर्जा रखते हुए सीधे अर्जुन की ओर बढ़ रही थी, जो बिना एक इंच हिले वहीं खड़ा था। देखने वाले हर किसी ने अपनी सांसें रोक लीं, उम्मीद कर रहे थे कि अर्जुन को उड़ा दिया जाएगा, शायद मौके पर ही विकलांग कर दिया जाएगा। लेकिन फिर धप, एक हाथ उठा, उंगलियां एक सहज पकड़ में विवेक की मुट्ठी के चारों ओर बंद हो गईं। अर्जुन, जिसे हर किसी ने कमजोर माना था, ने अभी अभी विवेक के पूरी शक्ति के मुके को पूरी तरह से रोक दिया था। बगीचे में शांति छा गई। वर्मा परिवार के सदस्य हैरानी में घूर रहे थे। यहाँ तक कि आद्या, जो अपने संदेहों के कारण हस्तक्षेप करने से परहेज कर रही थी, ने भी अपने दिल को झटका महसूस किया। क्या वह अर्जुन की ताकत को अधिकांश से बेहतर जानती थी? वह कमजोर था, उसकी साधना उनकी तुलना में उथली थी और उसका शरीर और भी कमजोर था, वह कभी भी शारीरिक रूप से प्रशिक्षण लेने वाला नहीं था। और फिर भी उसने अभी अभी विवेक के पूरे बल के मुके को रोक दिया था, बावजूद इसके कि विवेक स्वर्णकोर चरण में था। झटके को मुश्किल से सहन करना या जीवित रहना एक बात थी, लेकिन अर्जुन ने एक कदम भी पीछे नहीं लिया था, बावजूद इसके कि वह केवल कोर गठन चरण में था। उन दोनों के बीच दो प्रमुख क्षेत्र का अंतर था। यहाँ तक कि एक कोर संघनन क्षेत्र का साधक भी विवेक के मुके को रोकने में सक्षम नहीं हो सकता था। विवेक, उनकी पीढ़ी का दूसरा सबसे मजबूत, जमा हुआ खड़ा था, उसकी बांह कांप रही थी। उसका दिमाग प्रसंस्करण नहीं कर सका कि क्या हुआ था। उसने पकड़ लिया। बस एक सेकंड पहले विवेक को डर था कि वह गलती से अर्जुन को विकलांग या मार सकता है। अब वह उस बारे में पूरी तरह से भूल गया था। सदमे से अभिभूत उसके हमले को अर्जुन, सभी लोगों में से, ने सहजता से रोक दिया था। नहीं, यह असंभव है। इससे पहले कि विवेक पूरी तरह से अपना सदमा दर्ज कर पाता, अर्जुन की पकड़ उसकी मुट्ठी के चारों ओर कस गई। क्या बस इतना ही है? अर्जुन ने पूछा, जबकि उसका भाव अपरिवर्तित रहा। आंतरिक रूप से वह उत्साहित और खुश दोनों था कि उसका शरीर कितना शक्तिशाली हो गया था। उस पल में उसने महसूस किया कि उसने जो दर्द सहन किया था, वह इसके लायक था। बेशक उसने अपने चेहरे पर संतुष्टि नहीं दिखाई, क्योंकि उसे अभी भी विवेक से निपटना था। विवेक की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि स्थिति की वास्तविकता डूब गई। अर्जुन, जिसे उसने सोचा था कि वह आसानी से संभाल सकता है, ने उसके हमले को सहजता से अवरुद्ध कर दिया था। अगले ही पल धमाका, एक शक्तिशाली लात सीधे विवेक के पेट पर लगी। विवेक का शरीर हिंसक रूप से पीछे झटका, उसके पैर जमीन छोड़ रहे थे क्योंकि उसे उड़ा दिया गया था। वह पत्थर के फर्श पर गिर गया, खांसते हुए, क्योंकि उसके पेट में दर्द फैल गया। सामान्य तौर पर वह समय पर प्रतिक्रिया कर सकता था और ऐसे हमले को चकमा दे सकता था, लेकिन वह स्थिति की शुद्ध बेतुकापन से बहुत मानसिक रूप से हिल गया था। बेशक जबकि अर्जुन की लात दर्दनाक थी, इसने कोई गंभीर चोट नहीं पहुंचाई थी। आखिरकार विवेक अभी भी एक स्वर्णकोर साधक था, जबकि अर्जुन ने कोई QE ऊर्जा इस्तेमाल नहीं की थी। भीड़ के माध्यम से सांसों की लहर दौड़ गई। विवेक, वर्मा परिवार की शक्तिशाली प्रतिभा को अभी अभी एक कीट की तरह जमीन पर लात मारी गई थी, और ऐसा करने वाला अर्जुन था। तथाकथित बर्बादी। तुम्हें इस तरह की बकवास को फिर से कोशिश करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, अर्जुन ने अहंकार से कहा, अपनी पोशाक को झाड़ते हुए। उसकी खून लाल आंखें एकत्रित कुल के सदस्यों पर घूमी, उसका लहजा आलसी कंटेम्प्ट से भरा था। क्या अभी भी देख रहे हो? उसने तेज से पूछा। उसे उन्हें जाने का आदेश दिए हुए काफी समय हो गया था, फिर भी वे अभी भी यहाँ थे, उसके धैर्य का परीक्षण कर रहे थे। अर्जुन को और गुस्सा नहीं करना चाहते थे। अन्य वर्मा परिवार के सदस्यों ने जल्दी से आज्ञा मानी और बिखरना शुरू कर दिया। हालांकि उस पल जो हुआ था वह उनकी यादों में अंकित हो गया था। वे अर्जुन को विवेक के मुके को रोकते हुए नहीं भूल सकते थे। कई लोगों ने अटकलें लगाईं कि क्या अर्जुन ने अपनी खुद की ताकत पर भरोसा किया था या कुछ रहस्यमय कलाकृति का उपयोग किया था। अधिकांश ने बाद वाले पर विश्वास किया, क्योंकि यही एकमात्र व्याख्या थी जो समझ में आती थी।
बेशक अगर वे आद्या जितने शक्तिशाली होते तो वे जान गए होते कि अर्जुन ने कोई कलाकृति इस्तेमाल नहीं की थी, ये पूरी तरह से उसकी अपनी शक्ति थी। विवेक धीरे धीरे खड़ा हुआ। अब अर्जुन के अलावा वर्मा परिवार का केवल दूसरा सदस्य बचा था। उसने अर्जुन को घृणा और भ्रम के मिश्रण के साथ घूर कर देखा। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, उसके पास अब फिर से हमला करने का साहस नहीं था। 2 बार हमला करना केवल फिर से विफल होना अपमानजनक होगा। उससे भी अधिक, अर्जुन का सामना करने और अपने आघात को दूर करने के लिए उसने जो आत्मविश्वास इकट्ठा किया था वह कुचल दिया गया था। वह परिचित डर जिसने उसे सालों पहले परेशान किया था उसके दिल में वापस रेंग रहा था। क्या फिर से जाना चाहते हो? अर्जुन ने असुरक्षित रूप से पूछा, उसके लहजे में क्रोध भरा था। उसने विवेक की परवाह नहीं की, न अब और न अतीत में। वह पहले से ही चिढ़ गया था कि विवेक ने उसे धता बताने की हिम्मत की थी और उसने दया से उसे बख्श दिया था। बेशक वास्तविकता में ये केवल अर्जुन का अहंकार बोल रहा था। दूसरों के लिए ये कहा जा सकता है कि यह केवल उसका कर्म था। उसकी पिछली क्रूरता उसे काटने के लिए वापस आ रही थी, हालांकि इसने ठीक से काम नहीं किया। ये शैतान के खुद को संत घोषित करने जैसा था। लेकिन दृष्टिकोण की परवाह किए बिना एक तथ्य बना रहा, विवेक अब कुछ नहीं कर सकता था। खुद को और शर्मिंदगी से बचाने के लिए, खासकर आद्या के सामने, उसने अर्जुन को आखिरी बार घूर कर देखा, इससे पहले कि जा सके। अर्जुन ने विवेक की पीछे हत्ती आकृति को देखा और तभी उसने आखिरकार अपनी निगाह आद्या की ओर मोड़ी, जो अभी भी उसे घूर रही थी। उसकी तीव्र निगाह ने उसे हल्का सा झुका दिया। क्या? अर्जुन ने पूछा। तुम इतने मजबूत कब बन गए? आद्या ने पूछा, उसकी आवाज में संदेह भरा था। हो, क्या मैं प्रशिक्षण नहीं ले सकता? क्या तुम्हें लगता है कि केवल तुम्हारे जैसा एक प्रतिभाशाली ही अधिक मजबूत हो सकता है? अर्जुन ने उपेक्षित किया। उसने नहीं सोचा कि अपनी ताकत को समझाने की कोई जरूरत है। आखिरकार, जबकि उसका सुधार महत्वपूर्ण था, यह उस स्तर पर नहीं था जो लोगों को बहुत अधिक संदिग्ध बना देगा। अधिकांश बस यह मान लेंगे कि उसके माता पिता ने औषधीय गोलियों का उपयोग करके उसके शरीर को मजबूत करने के लिए मूल्यवान संसाधन खर्च किए थे।